अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीना मकसूद अहमद और आज हम अपने रिसर्च स्किल से ही रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और उन लेक्चर्स के अंदर हमने प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं आर्टिकल के अंदर या फिर आपके थीसिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली भी बताया और थ्योरेटिकली भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है वो उसके बारे में हमने डिस्कशन की, ठीक है। और मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि किस तरह से रिसर्च लिटरेचर रिव्यू में हम दूसरों की रिसर्चेस को पकड़कर ऐड करते हैं। ये चीज हो गई। फिर मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर बताया कि उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे चीजें इंक्लूड होती हैं। अब हम उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो साइटिंग है। हम किस तरह से साइटिंग कर सकते हैं। अब क्या चीजें हमने साइट करनी है अपने रिसर्च के अंदर। जब कभी आप अपना आर्टिकल लिखने बैठते हैं, थीसिस लिखने बैठते हैं या डिसर्टेशन लिखने बैठते हैं, तो आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करके लिखते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन आपके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिकल्स यूज करते हैं कुछ और लोगों के, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन आपने ली और आपने इंसर्ट करने की कोशिश की अपने आर्टिकल के अंदर। तो बेसिकली ऐसी चीजें जो हम दूसरों के आर्टिकल से, दूसरों की बुक से, ठीक है, और इसी तरह ऑनलाइन रिसोर्सेज किसी भी किस्म के टॉपिक से रिलेटेड हम जब चीजें इंफॉर्मेशन उठाते हैं, डाटा उठाते हैं, तो हम उसको रिसर्च के अंदर एज इट इज नहीं ऐड कर सकते। स्पेशली जब आप खुद रिसर्च करे हो तो आपका अपना आर्टिकल जो होता है उसके अंदर आप कभी भी डायरेक्ट कोई चीज उठाकर ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर एक तरीका है, ठीक है। उसको एथिकली आपने उठाना है, एथिक्स होते हैं रिसर्च करने के कुछ, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब ये सब चीजें आपने क्यों करनी है, हम बात करें कि आपने एज इट इज क्यों नहीं उठाना। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब हम एज इट इज कोई चीज उठाते हैं तो वो कॉपी पेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम उस चीज के सिंटैक्स को बदल देते हैं, अगर हम उस चीज के आइडिया को जो है थोड़ा चेंज करके कुछ कंक्लूड करके लिख देते हैं उसके अंदर, ठीक है, और इसी तरह जब हम उसको नया सेंटेंस स्ट्रक्चर दे देते हैं, जैसे वो एज इट इज यूज हुआ अपने रिसर्च के अंदर वैसे नहीं हम उसको लिखते, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करके लिखते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे फायदा हो जाता है। हमारी रिसर्च में प्लेजरिज्म नहीं आता। प्लेजरिज्म का मतलब होता है बेसिकली जो जो चीज आपने कॉपी की होती है वो डिटेक्ट हो जाती है, उसे टूल्स डिटेक्ट कर लेते हैं आपकी रिसर्च के अंदर। फिर वो कहते हैं कि आपकी रिसर्च जो है बेसिकली वो ओरिजिनल नहीं है, वो आपने किसी से ली है। तो रिसर्च का करने का पर्पज ही ये होता है कि आप एक ऐसा मटेरियल ओरिजिनेट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो प्रीवियसली कभी भी सर्च नहीं हुआ, जिस पे प्रीवियसली कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो ऐसा टॉपिक आपने उठाया, तो जब ऐसे टॉपिक को उठाकर आप जो है दूसरे लोगों की चीजों को इंक्लूड कर लेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे लोगों को डायरेक्ट जो है वो मेंशन करेंगे, तो इससे आप प्लेजराइज्ड आपका मटेरियल हो सकता है और आपकी रिसर्च जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो कुछ तरीके हैं जो हम सीखेंगे, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साइटिंग सोर्सेस क्या होती है, साइटिंग का मतलब क्या है। इन्वॉल्व एक्नॉलेजिंग क्रेडिटिंग द ओरिजिनल ऑथर और क्रिएटर ऑफ द आइडियाज रिसर्च इंफॉर्मेशन यूज इन वन ओन वर्क। साइटिंग सोर्सेस से मुराद ये है कि आपने जो किसी भी ऑथर की आर्टिकल, बुक, किताब या इंफॉर्मेशन कहीं से भी आपने डाटा लिया है, उसको आपने अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड करना है उस डाटा को, ठीक है। जब आपने उस डाटा को शामिल करना, दिस इज कॉल्ड कि आप साइट कर रहे हैं। आपने एक सोर्स लिया, वो सोर्स आपका कोई भी ऑथर हो सकता है, किताब हो सकती है, उसका आर्टिकल हो सकता है, उसका डाटा हो सकता है, कोई भी आपने सोच लिया, उसको आपने अपनी रिसर्च के अंदर जो है वो इंक्लूड करना है, तो उसको हम कहते हैं साइटिंग द सोर्स। कि हम साइट कर रहे हैं सोर्स को अपनी रिसर्च के अंदर, किसी का वो आइडिया हो सकता है, रिसर्च हो सकती है, इंफॉर्मेशन। ये जो समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या मकसद होता है कि हम पकड़ते हैं लोगों के मटेरियल्स, वहां से लेते हैं, डाटा उठाते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, इतने ज्यादा किताबें पढ़ते हैं और फिर हम वो सोर्सेज यूज करते हैं। उसका मकसद क्या होता है, हम हम बात जब करते हैं ना साइटिंग द सोर्सेज, बेसिकली साइटिंग का मकसद क्या होता है, उन सोर्स को साइट करने की क्या वजह पड़ती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम एज इट इज उनके डाटा और इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते अपनी रिसर्च के अंदर, नहीं इंक्लूड कर सकते अपनी रिसर्च के अंदर, तो हमें साइट करना पड़ता है, ठीक है। अब साइट क्यों जरूरी है, साइट इसलिए जरूरी है कि सबसे पहला जो आपकी प्लेजरिज्म आती है ना, अवॉइड प्लेजरिज्म एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। सबसे पहला अगर आप साइट करके नहीं डालते किसी भी सोर्स को जो आप यूज करें अपने रिसर्च के अंदर, तो आपका प्लेजरिज्म आ जाएगा। जब आपका प्लेजरिज्म आएगा तो आपकी जो है रिसर्च जो है वो
रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद किसी की प्रॉपर्टी को यानी किसी के लिखे हुए को जब आप उठा के अपने रिसर्च के अंदर एज इट इज डालते हो तो बेसिकली आपने क्या की, चोरी की, थेफ्ट किया, कॉपी पेस्ट कर दिया कंटेंट। तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए और साइटिंग साइटिंग जरूर करनी चाहिए। उन सोर्सेज को प्रॉपर वे में लिखना चाहिए जिस तरह से रिसर्च करने का मेथड बताया गया। ये सारी मेथड जो है मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम रिसर्च को साइट करते हैं, किसी भी चीज को, सोर्सेज को रिसाइट करते हैं। प्रोवाइड्स एविडेंस, एविडेंस देना, क्रेडिबिलिटी टू रिसर्च फाइंडिंग। अब साइटिंग से क्या होता है कि हमें एक एविडेंस मिल जाता है अपनी रिसर्च से अटैच करने के लिए, और क्रेडिबिलिटी टू रिसर्च फाइंडिंग, और हमें अपनी रिसर्च भी जो होती है वो मिल जाती है। जैसे मैंने बताया था रिसर्च गैप मिल जाता है। तो साइटिंग करने का फायदा ये भी होता है कि हम अपने आथर को जो रिसर्चर हमारी रिसर्च को जो एग्जामिनर जो होता है वो रीड कर रहा होता है, जो पैनल बैठा होता है वो रीड कर रहा होता है, वो सब चीजें देखता है कि हमने जहां जहां से मटेरियल डिग आउट किया है, इंफॉर्मेशन ली है, रिसर्च उठाई है, तो उसका एविडेंस है इसके अंदर। एविडेंस के तौर पर हमने अपने जो है रिसर्च के अंदर साइटिंग करनी होती है, एविडेंस के तौर पर, ठीक है, सबूत देना। फॉर एग्जाम्पल हम बात, जैसे एक वकील जो है वो दलाइल देकर फिर एविडेंस देकर साबित करता है कि ये मुकदमा जो है मेरे अकॉर्डिंग मेरे हक में बेहतर है, उसी तरह आप रिसर्च के अंदर भी एविडेंस देते हो कि मेरी अप्रोच, मेरी फाइंडिंग्स जो है वो अथेंटिक हैं, और एविडेंस आप उनको दे के बताते हो कि ये इससे पहले इस टॉपिक पे किसी ने रिसर्च नहीं की। तो ये एविडेंस होते हैं जो हम अपनी रिसर्च के अंदर ऐड करते हैं। थर्ड पॉइंट है अलाउ रीडर टू लोकेट एंड असेस द ओरिजिनल सोर्स, के हम अपने जो जो हमारे आर्टिकल को पढ़ता है, रिसर्चर रीडिंग जो करता है हमारे थीसिस की, डिसर्टेशन की, जो पैनल बैठता है बेसिकली, जो रिसर्च बेस्ड हमें रिसर्च सिखाता है और बताता है कैसे कंडक्ट की जाती है, वहां पे जब आप उस पैनल के आगे बैठेंगे तो उस पैनल को पता होगा कि आपने रिसर्च जो है वो कहाँ से उठाई है, आपने कितने पॉइंट्स जो है अपने सोर्सेज से यूज किए हैं, कितने पॉइंट्स आपके खुद के हैं। जो आपकी खुद की रिसर्च होगी ना, इससे वो वाजिया हो जाएगी, और जो दूसरों से आपने मटेरियल लोकेट किया है वो बंदा उस चीज को सर्च आउट कर कर वो चीज निकाल सकता है, उस आइडिया को अप्रोच कर सकता है जो हमने अपनी रिसर्च के अंदर यूज किया होगा। तो ये चीज है। एक तो आपने रीडर को ये मौका भी दे दिया कि वो जाए अपनी मर्जी से किसी भी आर्टिकल को पढ़ सकता है जो हमने अपनी रिसर्च के अंदर शामिल किया, किसी भी डाटा को पढ़ सकता है जो हमारे अपने रिसर्च के अंदर शामिल है, जो हमने कहीं और से लिया। फिर डेमोन्स्ट्रेट एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये है कि हम जो है ऐसा करके, ये साइटिंग करके सोर्सेज को हम क्या बता रहे होते हैं कि हम अपनी रिसर्च के ऊपर बिल्कुल ईमानदारी शो कर रहे हैं, हमने कोई झूठ नहीं बात की, फेयर मटेरियल हमने यूज किया है, ठीक है, और फेयर जो है हमने प्रोडक्शन की है, यानी फेयर फाइंडिंग्स हमने अंदर रिसर्च के की हैं, हमने किसी से ली नहीं है। तो ये बेसिकली हम अपने जो रीडर होता है, हमारा जो थीसिस रीड कर रहा होता है, आर्टिकल को जो रीड कर रहा होता है, वो ये सब चीजों को लाजमी देखता है। साइटिंग स्टाइल्स। अब जैसे मैंने बात किया, हमें साइट करना बहुत जरूरी है, हम सोर्सेज को एज इट इज यूज नहीं कर सकते। तो साइटेशन के कुछ स्टाइल्स हैं। अब ये स्टाइल्स के ऊपर हमारी रिसर्च जो है बेस करती है। अगर हम इन स्टाइल्स को यूज नहीं करते तो हमारी रिसर्च में प्लेजरिज्म आ जाता है, कॉपी पेस्ट डिटेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी रिसर्च जो है रेलिवेंट नहीं रहती। बहुत सारे स्टाइल्स हैं, उनमें से चार स्टाइल्स, जैसे फेमस स्टाइल है एपीए, पाकिस्तान में जितनी भी रिसर्चेस होती हैं वो या तो एपीए ज्यादा यूज करती हैं या एमएलए ज्यादा यूज करती हैं। अब तक ज्यादा जो है एमएलए यूज किया जा रहा है, एमएलए, ठीक है, और एमएलए का 9th एडिशन जो है अभी तक आ चुका है। तो एडिशन है इस तरह, ये जो चार स्टाइल्स हैं, एपीए, एमएलए, शिकागो, टर्बीनियन, सॉरी ट्रेबियन, और फिर आईईई, ये सारे स्टाइल जो है हमारी रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। और ये स्टाइल होते क्या हैं इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये सारे स्टाइल्स को इकट्ठा अपनी रिसर्च के अंदर यूज नहीं करते। ये हमारी मर्जी होती है, हमने एपीए इस्तेमाल करना तो हम शुरू से लेकर एंड तक एपीए का कोई एडिशन लेकर चलते जाएंगे। अगर हमारी मर्जी है कि आपको पीछे से इंस्ट्रक्ट किया जाता है या कहा जाता है या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टाइल चुनना है, तो आप एमएलए भी चुन सकते हो, ठीक है, आप ये शिकागो का भी चुन सकते हो, आई ट्रिपल ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर करता है डिपेंड कि आप कौन सा स्टाइल यूज करते हैं, लेकिन थ्रू आउट फिर वही स्टाइल आपकी रिसर्च में यूज होगा। आप बीच में ये ना हो कि स्टार्ट में कोई और लगाया हो, बीच में कुछ और, लास्ट में कुछ और, नहीं। ओवरऑल आपकी रिसर्च में, ओवरऑल आपके थीसिस में, ओवरऑल आपकी डिसर्टेशन में वो स्टाइल यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने कुछ आर्टिकल यहाँ पे जो अटैच किया हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा, इसके अंदर सारी बात लिखी है कि एमएलए स्टाइल के अकॉर्डिंग हम साइटेशन कैसे कर सकते हैं। स्टाइल्स को भी हम थोड़ी देर पेंडिंग पे रखते हैं क्योंकि ये सारा हमारा प्रैक्टिकल काम है। जब मैं आपको
प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि आर्टिकल के अंदर किस तरह साइटेशन की जाती है, इंटेक्स्ट साइटेशन क्या होती है, और फिर साइटेड वर्क्स क्या होते हैं, तो फिर मैं आपको वाज़ह तौर पे प्रैक्टिकल फॉर्म में बताऊंगी कि किस तरह होता है काम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कोटिंग। कोटिंग क्या होती है? जब हम किसी रिसर्च के अंदर से या फिर किसी और ऑथर का आइडिया या किसी और ऑथर का डाटा, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लेना चाहते हैं किसी ऑथर की, उसकी बुक से रिलेटेड, उसके टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो हम उसकी 2 लाइंस या 3 लाइंस निकालते हैं। कोटिंग कहते हैं 2 लाइंस को आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। कोट छोटी छोटी जो होती है, कोल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोल, एज इट इज उठाए जाते हैं, एज इट इज बात जो होती है। अब रिसर्च के अंदर ना कुछ भी एज इट इज नहीं होता। अगर आप कोटिंग कर रहे हैं तो आपको उस कोटिंग की भी उस कोटिंग को भी समराइज करके मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपरली कि हमने यहाँ से ये कोट उठाई है। अगर हम मेंशन नहीं करते उस बंदे का लोकेशन, उस बंदे के आर्टिकल के पेज नंबर मेंशन नहीं करते, उस बंदे का नाम नहीं मेंशन करते जहां से हमने ये कोट उठाकर अपनी रिसर्च में यूज किया है, तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। और प्लेजरिज्म अगर आ गया तो इट्स मीन आपकी रिसर्च जो है वो कॉपी पेस्ट है, आपकी रिसर्च ओरिजिनल नहीं है। तो ये चीज है। तो कोटिंग करते वक्त भी आप किसी ऑथर के अगर वर्ड सेम टू सेम भी उठा रहे हैं, ठीक है, कोई उसके कॉल को उठा रहे हैं, कोई उसकी बात को उठा रहे हैं, किसी आइडिया को उठा रहे हैं, किसी डाटा को उठा रहे हैं, तो प्रॉपर आपने मेंशन करना है कि ये कोट मैंने इस ऑथर की इस पेज नंबर से, इस साइट से उठाई है। साइट भी यानी ये नहीं जैसे विकिपीडिया हो गई, पीडीएफ हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, रिसर्च गेट पे उसने आर्टिकल अपलोड किया था, मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि लोकेशन उसकी क्या है, उसका ऑथर कौन था, फिर उसकी जो पेज नंबर क्या है जहां से मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, उस आर्टिकल का पेज नंबर मेंशन करना होता है। तो इसको कहते हैं प्रॉपर कोटिंग आपने साइड करनी है, कि एज इट इज आपने किसी की कोट नहीं उठा लेनी, आपने इसको प्रॉपर साइड करनी है। अच्छा, कोटिंग की डेफिनेशन, कोटिंग होती क्या है? इन्वॉल्व यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अनदर ऑथर और सोर्स यूजुअली टू सपोर्ट और इलस्ट्रेट पॉइंट। जब हम किसी ऑथर की ये, ठीक है, या फिर किसी बुक की या किसी टेक्स्ट की सेम टू सेम वर्ड्स उठा लेते हैं, सेम टू सेम लाइंस उठा लेते हैं ना, तो उसको कहते हैं कोट करना। ठीक है, उसमें कोई तब्दीली ना हो, जैसे वो लिखा था आपने वैसे ही वो कोट उठाकर रख दी, इसको कहते हैं कोटिंग करना। अब रिसर्च के अंदर कोटिंग इज यूज टू किस लिए इस्तेमाल होती है? एड एम्फेसिस और अथॉरिटी टू अ स्टेटमेंट, provide precise language or terminology, capture the tone and style of the original author, support or challenges and argument। ये कोटिंग का पर्पस क्या है? कोटिंग इस्तेमाल क्यों होती है? वैसे ही कॉमनली, ठीक है, रिसर्च में जैसे इस्तेमाल होती है, तो हमें ये बताने के लिए कि किस ऑथर ने जो है इस पर क्या बात की है, कौन सा आइडिया अपनी स्टेटमेंट के अंदर शेयर किया है। देखो, हर एक कोट एक आइडिया अपने अंदर समाये हुए है। वो आइडिया ऑथर का है, किस ऑथर का है, ये बताने के लिए। वो आइडिया उसने क्यों शेयर किया है, ये बताने के लिए हम ना, अक्सर आपने देखा होगा जब आप एसेज लिखते हो तो आप कोटेशन लिखने के बाद उसके ऑथर का नाम भी लिखते हो। ऑथर का नाम लिखने के बाद आप उस आइडिया को एक्सप्लेन भी करते हो कि ये 2 लाइनों में जो मैंने बात की है किसी ऑथर की कोट उठाकर, उस बात में क्या स्टेटमेंट है, क्या पर्पज है उसका, उसकी क्या वजह है, मैंने ये क्यों उठाई है, ये सब चीजें, इसको कहते हैं प्रॉपर कोटिंग करना। इस टर्मिनोलॉजी को प्रिसाइज वे में लिखना। ठीक है, उसके बाद इस ऑथर की जब वो ये बात कर रहा है तो उसकी टोन और उसका स्टाइल देखना। ये चीजें इतनी इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है कि कोटिंग करना क्या होती है। बस ये बता रही हूँ कि कोटिंग जो है इस्तेमाल क्यों होती है। कोटिंग समटाइम्स आप चैलेंजेस, किसी को चैलेंज कर रहे हो तो आप चैलेंज करते वक्त कोई आर्गुमेंट देना चाहते हो उसको, ठीक है, उसकी बात को नेगेट कर कर अपना आइडिया रखना चाहते हो, तो उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए भी आपको कोटेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें पहले बात की है कि जो एक वकील होता है वो अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, अपने विक्टिम को सपोर्ट करने के लिए जो है ना, अपने जो फ्रेंड कंपेनियन को सपोर्ट करने के लिए क्या करता है? वो आर्ग्यूमेंट जनरेट करता है। वो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो उसका एविडेंस बेस्ड होता है, और वो एविडेंस दिखाकर उस आइडिया को प्रूफ करता है कि मेरी बात जो है ना वो ठीक है। इसी तरह जब हम कोटेशन उठाकर अपने रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद भी होता है कि हमें पता हो कि ये कोटेशन फला ऑथर ने कही है, इस बंदे ने, ये विटनेस है, और उस कोटेशन के अंदर ये आइडिया है, और ये आइडिया बेसिकली मेरी रिसर्च से मैच होता है, इसीलिए मैंने ये कोटेशन उठाई है। ये आइडिया जो है मेरी रिसर्च को सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने ये रिसर्च उठाई है। तो आप क्या करें, आप क्या एविडेंस दे रहे हैं, उसमें एविडेंस देते देते आप उसके ओरिजिनल ऑथर के बारे में भी, जो आपका विटनेस है उसके बारे में भी आप बात करें, इसके आइडिया के बारे में बात करें, और साथ साथ एक प्रिसाइज लैंग्वेज में पैराग्राफ भी लिख रहे हैं कि इस आइडिया का
जो है ना उसकी तशरीह क्या है, उसकी समराइजिंग क्या है, उसका बात कहने का मतलब क्या है इस 2 लाइन में। तो ये होता है भाई कोडिंग का पर्पस। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिसेस: use code sparingly and strategically, integrate code smoothly into the text, provide text and explanation for the code, cite the codes properly। इन 4 पॉइंट्स में उसने ये बात की है कि हमने किस तरह कोड को अप्लाई करना होता है कहीं पे भी, चाहे आप रिसर्च करें, आर्टिकल लिख रहे हैं, कॉमन अगर किसी कंटेंट में हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसने बात की है कोड्स को हम जो है एज इट इज यूज कर सकते हैं, ठीक है, पहले ये चीज है। और दूसरा स्ट्रेटेजिकली, एक स्ट्रेटेजी का मतलब स्टेप बाय स्टेप भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्या होगा कि जहां पे आपकी रिसर्च के साथ वो अप्रोच फिट हो रही है, वो कोड फिट हो रही है, आपने वहां पे अप्लाई कर दी। जब आपने अप्लाई की तो उस कोड्स के साथ आपने टेक्स्ट को भी ऐड किया अपने। जैसे हम बात करते हैं हमने कोई कोट उठाई है, तो हमने अपनी टेक्स्ट की लाइन भी लिखनी है कि वो कोट, वो आइडिया जो हमारे टेक्स्ट के साथ मैच हो रहा है, हमने प्रॉपर शो करके दिखाना है कि भाई ये कोट ये मेरे टेक्स्ट से मैच कर रही है। जैसे मैंने अपनी रिसर्च के अंदर एक बात की कि मेरी जो है ना, जो मैं रिसर्च कर रही थी जिस प्रोटागोनिस्ट पे, वो था मेरा दस्तगीर, एक पर्सन का नाम। वो मैंने बात की कि वो ट्रॉमा से गुजरा है, और जितने भी मैंने उसकी हैबिट्स दिखाई वो ट्रॉमेटिक हैबिट्स थी सारी। तो मैंने जब कोई आर्टिकल रीड किया और कोट यूज की, तो मैंने कहा जब इंसान ट्रॉमा में होता है तो वो जो है बड़ा रूड हो जाता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है, बोर्ड हो जाता है, ठीक है, उसको गुस्सा ज्यादा आता है, वो खोया खोया सा रहता है। क्यों? क्योंकि वो किसी ट्रॉमा में रह रहा है, और वो ट्रॉमा जो है काफी लॉन्ग स्पैन से चल रहा है। मैंने इस बात को, ये जो आइडिया था ये किसी और ऑथर का आइडिया था कि ट्रॉमा में ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो उस ऑथर का, वो साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई ट्रोमेटिस्ट होगा जिसका मैंने आइडिया उठाया, मैंने उस आइडिया को उठाकर उसकी कोट उठाकर मैंने अपने करेक्टर से मैच की। मैंने पहले कोट लिखी, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन दी कि ये जो कोट है ना, इस कोट के अकॉर्डिंग, यानी इस आइडिया के अकॉर्डिंग, मेरे जो नॉवल था, जो मैंने जिसके ऊपर रिसर्च करी, उसके अंदर एक फला फला बंदा है, वो भी इस ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो भी सब यही चीजें, यही चीजों को, यही प्रॉब्लम्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन वो ट्रॉमा में रह रहा है, वो क्यों डिप्रेशन का शिकार है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कोट को जो मैंने जहां से उठाई थी, मैंने उसको अपने टेक्स्ट से रिलेट कर दिया, ठीक है। जब मैंने रिलेट किया, कोहेरेंट की अंदर आपस में, तो फिर क्या हुआ, मेरी रिसर्च जो है वो एविडेंस बेस्ड रिसर्च बन गई। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बातें ही की, आर्ग्यूमेंट्स ही दिए, बल्कि मैंने एविडेंस भी दे दिया अंदर। तो समझ आई। अब कोड के साथ से मैंने कहा था, ये नहीं कि सिर्फ आपने कोड उठानी है, मैंने ये भी कहा था कि कोड के साथ आपने वो कोड किसकी लिखी हुई है, उस ऑथर का नाम, उस ऑथर का जहाँ से आपने पढ़ा है, ये आइडिया आपने 2 लाइनों का जहां से पढ़ा है, वो 2 लाइनें आपने बतानी है किस पेज पर है, ठीक है। और बताने के बाद एट द एंड ऑफ द रिसर्च आपने उस आर्टिकल का पूरा लिंक सेंड करना है कि ये फलां, ये पीडीएफ पे पड़ी है, ये रिसर्च गेट पे पड़ी है, आपके आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल जो है विकिपीडिया से मैंने उठाया है, ठीक है। ये आर्टिकल जहाँ जहाँ से मैंने ये टेक्स्ट उठाया है, मैंने उसकी लोकेशन प्रॉपर मेंशन करनी है अपने रिसर्च के आखिर में। तो ये चीजें, उसके बाद प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द कोड। जो मैंने कोड उठाई है ना, उसका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बताना है, उसकी एज, सोशल इम्पैक्ट उसका बताना है, उसकी एज में क्या क्या, अगर मेरा टेक्स्ट जो है टेक्स्ट से वो अटैच है, तो मैं एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी कि मैंने किस तरह इस कोड को अटैच किया अपने नॉवल से, मेरे नॉवल में क्या क्या हो रहा है। मैं जब तक वो कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखती, जब तक मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देती, ठीक है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन देके आपको बताया कि ये कोड जो है मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च के अंदर एक फलां फलां कलेक्टर है, वो भी इस ट्रॉमा का शिकार है, मैं इसे यूज कर, तो मैं क्या करी, मैं प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि ये कोड जो है मेरी रिसर्च के लिए जो है ऑथेंटिक है, मेरे रिसर्च के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है, मेरी रिसर्च जो है उसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये चीज है। तो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये दोनों चीजें भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने कोड पकड़ के रख दी, 2 लाइनें आपने लिख के रख दी, और आपने 2 लाइनों को एक्सप्लेन ही नहीं किया, आपने उन्हें 2 लाइनों को अपने टेक्स्ट से रिलेट ही नहीं किया, तो ये चीज गलत साबित हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब तो ये है कि आपने सीधा सीधा उठा के रख दिया, लेकिन आपने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। जब हम लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें हम डायरेक्ट कोट यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हमें शायद एक्सप्लेनेशन की उतनी जरूरत ना पड़े जितना हमें डाटा एनालिसिस के चैप्टर में पड़ती है। उसमें हम एक्सप्लेनेशन बस थोड़ी थोड़ी सी लिखते हैं, जो हमने कोटेशन यूज की उसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हमने लिख दी। लेकिन हम ज्यादातर डाटा एनालिसिस के चैप्टर में ये कोटिंग और साइटेशन जो है वो यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कोटिंग की एग्जांपल एमएलए 9th एडिशन के अकॉर्डिंग, किस तरह हम कोड को इस स्टाइल के अकॉर्डिंग, साइटेशन स्टाइल है ये एमएलए, जैसे मैंने भी बताया ना, एपी एमएलए, आई ट्रिपल ई, ठीक है, इसके बाद शिकागो, ये साइड है।
तो मैंने आपको ये स्टाइल बताना था एमएलए नाइन्थ। इस वक्त एमएलए के अंदर नाइन्थ एडिशन आ चुका है, ठीक है। और नाइन्थ एडिशन के मुताबिक अगर आप किसी ऑथर की कोटेशन को अपनी रिसर्च के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो वो किस तरह कर सकते हो। टू बेसिक फॉर्मेट्स हैं दैट कैन बी यूज व्हेन कोटिंग अ साइट, कोटिंग अ सोर्स। पहले तो ये है पैरेंथेटिकल स्टाइल। पैरेंथेटिकल का क्या मतलब होता है, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, ये दो ब्रैकेट्स होती है ना, राउंड ब्रैकेट्स जिन्हें हम कहते हैं, उस पैरेंथेटिकल स्टाइल के अंदर आपने कोटेशन किस तरह लिखनी है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ। द, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी है, द होमलेस वर टिपिकली निग्लेक्टेड ग्रोइंग अप सिंस दे। ये पहले मैंने अपना आइडिया अटैच किया, ठीक है, अपना एक सेंटेंस मेक किया, और उस सेंटेंस के अंदर मैंने एक ऑथर के किसी भी रिसर्च से उठाकर वर्ड्स इंसर्ट करने की कोशिश की, ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मेरी रिसर्च में ये आइडिया अप्लाई होता है। तो मैंने ऐसे कोटेशन मार्क लगाकर मैंने ये पूरी लाइन जो थी ये ऐसे लिखी जैसे उस ऑथर ने अपनी रिसर्च के अंदर लिखी हुई थी। मैंने ये पूरी लाइन उठाई। मैंने उठाने के बाद एज इट इज इस लाइन को, कहाँ आ गए हैं, एज इट इज किधर गया मेरा, एज इट इज इस लाइन के आगे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, रोकाच 477। यानी कि ये जिस बंदे ने कोटेशन यूज की थी, मैंने उस बंदे का नाम भी बताया इसके अंदर, और आगे उसका पेज नंबर भी, कि भाई ये फलां फलां पेज नंबर है जो मैंने रीड किया था, पेज नंबर 477 पे ये लाइन लिखी हुई है, आप जाके पढ़ सकते हैं। आप अपने रीडर को कह रहे हैं आप जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें ये ऑथर का नाम ये है, इस बंदे ने ये कोटेशन मेंशन की है यहाँ। अब ये क्या हो गया, इसको कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन, जो आपने अपने टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करके बताया है कि भाई ये फला फला ऑथर ने लिखा और ये आइडिया जो है मेरी रिसर्च से मैच हो रहा है, और आप फिर इस आइडिया को एक्सप्लेन भी नीचे कर रहे हो कि किस तरह मैच हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर इन टेक्स्ट साइटेशन, कि किस तरह आप एक कोटेशन को इन टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करते हो, ये तरीकेकार है, ठीक है। अब नैरेटिव स्टाइल, नैरेटिव स्टाइल में आप जो है आपको नरेशन की फॉर्म में आप बताते हो कि फलां फलां बंदे ने कहा है। अब इसमें आप उस ऑथर को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हो, जबकि नैरेटिव स्टाइल में आप क्या करते हो, उस बंदे का नाम पहले मेंशन करके, जैसे हम कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू रोकॉच द होमलेस ऑफन हैव वन टू केयर फॉर देम, ये उसकी पूरी लाइन आपने लगा दी। किस बंदे का नाम लिया, उस ऑथर का नाम लिया जिससे आपने ये कोट उठाई है। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू द रोकाच, रोकाच सेड, ठीक है, ये चीज कह सकती हूँ। रोकाच नोटेड दैट, ठीक है, रोकाच पॉइंट आउट दैट। मैं ये सब चीजें उठाकर इसका नाम ऑथर का जो है पहले लगाकर उसकी बात ऐसे कर सकती हूँ, और एट द एंड जाकर क्या कर सकती हूँ, मैं ब्रैकेट के अंदर उसका पेज नंबर जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया था वैसे लिख सकती हूँ। तो मेरा ये नैरेटिव स्टाइल में हो जाएगा कोटेशन, ठीक है। नैरेटिव स्टाइल में हम किस तरह कोट यूज करते हैं, दोनों स्टाइल आपका, आपकी अपनी मर्जी है। या तो आप ये पैरेंथेटिकल स्टाइल यूज कर लें, ठीक है, या तो आप ये नैरेटिव स्टाइल की फॉर्म में अपनी साइटेशन कर लें, ठीक है, अपनी कोट मेंशन कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। वेट फॉर 1 मिनट। अच्छा, ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि दो तरीके से हम किसी भी कोड को मेंशन कर सकते हैं। या तो उसका ऑथर जो है हम उसको नैरेटिव स्टाइल के अंदर डालकर और एट द एंड पेज नंबर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या तो हम ऑथर और पेज नंबर साथ लिखकर उसका नैरेटिव आइडिया पहले ही लिख सकते हैं, ठीक है, और एट द एंड उसका ये ऑथर और पेज नंबर डाल सकते हैं, और एंड पे ये आपका जो है पीरियड डॉट से हम कहते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा जो है इसको हम पीरियड कहते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। नोट इफ देर इज नो पेज नंबर। अच्छा, कंडीशन क्या है, अगर आपको पेज नंबर नहीं मिलता एज इन अ वेबसाइट साइट द ऑथर नेम, अगर आपने जो आर्टिकल पढ़ा है, जो आपने डाटा उठाया है किसी बंदे का, जो कोटेशन आपने उठाई है जहां से भी आपने उठाई है, ठीक है, अगर उस वेबसाइट पे आपको पेज नंबर नहीं नजर आता, पेज नंबर है ही नहीं सिरे से, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उस ऑथर का नाम मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना रोकाच, सिर्फ आप रोकाच तक लाकर राउंड ब्रैकेट अपनी बंद कर कर आगे पीरियड लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास पेज नंबर तो है नहीं। तो अगर आपको पेज नंबर मिल जाता है तो आप पेज नंबर, आपने किसी आर्टिकल से अगर पढ़ा है ना तो आपको पेज नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने पीडीएफ फाइल से पढ़ा तो आपको ऑब्वियसली पेज नंबर मिलेगा, लेकिन जैसे आपने ये विकीपीडिया
ठीक है, स्पार्क नोट्स, अगर आपने इन जगहों से पढ़ा है तो आपको पेज नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर आप ज्यादा कोशिश करें कि आप वो वाली साइटेशन करें, आप वहां वहां से मटेरियल उठाएं जहां पे आपको पेज नंबर मिले। बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। तो आपको आई होप कि कोटिंग करना आ गई होगी। अगर पेज नंबर नहीं है तो आपने सिर्फ ऑथर का नाम लिखकर ऐसे ब्रैकेट बंद कर देनी है। इधर भी आपने ऐसे ही करना है कि जैसे आप रोकाच नोट्स फ्रॉम इस जगह पे आपने एंड पे लाके पीरियड लगा देना है। पेज नंबर नहीं है तो आपने पेज नंबर नहीं मेंशन करना। ठीक है, ये इसका स्टाइल है कोड करने का। और ये एमएलए 9th एडिशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि रोकाच आएगा और फिर पेज नंबर इस तरह से होगा। अच्छा, कोटेशन में ना दो तरह की कोटेशन होती हैं, कुछ लॉन्ग होती हैं, कुछ ब्लॉक कोटेशन, जिसे हम ब्लॉक कोटेशन कहते हैं ना, वो बेसिकली बेसिकली हमारी लॉन्ग कोटेशन होती हैं, जो दो लाइनों से ज्यादा होती हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग कोटेशन या फिर ब्लॉक कोटेशन। ये देखें, अब ब्लॉक और लॉन्ग कोटेशन इज अ कोटेशन विच इज 4 लाइन्स और मोर, जो चार और चार से ज्यादा लाइनों की होती है बंद की फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम ज्यादा लाइनें कहते हैं। तो ये उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, उन कोड्स को अपनी रिसर्च में ऐड अगर आपने करना है, जैसे ये देखें, ये एक पूरा एक पैराग्राफ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमने अपनी रिसर्च के अंदर ऐड करना है, तो क्या तरीकेकार होगा उसको ऐड करने का, ये रूल्स बताए हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 आपकी क्या है, द लाइन बिफोर योर लॉन्ग कोटेशन व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द कोट यूजुअली एंड्स विद द कॉलम। जब आप कोई कोट ऐसी ब्लॉक कोट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो अपनी रिसर्च के अंदर, तो आपने वो जो लाइन है ना, जैसे एट द एंड ऑफ द अलॉटमेंट, ये लाइन आपने कहाँ से उठाई ना, तो मैंने थोड़ा बहुत अपनी रिसर्च के अंदर किया, एट द एंड ऑफ द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज द बॉयज आर स्टक विद द रियलाइजेशन ऑफ देयर बिहेवियर। मैंने मेंशन किया उस अपने टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने नॉवल का टेक्स्ट जो पढ़ा है, जो मैंने रिसर्च के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है, मैंने उस रिसर्च के अंदर जो इंक्लूड किया अपने टेक्स्ट को, तो किस तरह करूंगी, मैं पहले बताऊंगी कि फला फला मैंने जो नॉवल रीड किया उसके अंदर एक करेक्टर है, दस्तगीर करेक्टर है, वो इस तरह का ट्रॉमा जो है वो शो कर रहा है। तो मैंने इतनी बात करके क्या किया, कॉलन लगा दिए। कॉलन लगाने के बाद मैंने एविडेंस दिए। एविडेंस क्या है, लॉन्ग कोटेशन, मैंने वहां से डायरेक्ट कोटेशन उठाकर अपने टेक्स्ट से इंसर्ट कर दी और बताया कि ये देखो ये जगह है, ये पर्सन है, ये ट्रॉमा शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक कोटेशन उठाकर मैंने यहाँ पे रख दी। और ब्लॉक कोटेशन के बाद फौरन मैंने क्या लगाया, यहाँ पे पीरियड लगाया, और पीरियड के बाद मैंने बताया कि ये नॉवल किसने लिखा। ये फॉर एग्जाम्पल जो मैंने नॉवल रीड किया था वो अतीक रहीम ने लिखा था, मैंने नाम उसका लिखा, मेंशन किया अतीक रहीमी। कौन से पेज नंबर से मैंने ये ब्लॉक कोटेशन उसकी उठाई, मैंने 186 पेज नंबर से एज इट इज उसकी ये ब्लॉक कोटेशन उठा ली, एज इट इज सेम वर्ड्स उठा लिए। समझ में आई, ब्लॉक कोटेशन को अप्लाई करने का मेथड ये है, जो 4 लाइनों से ज्यादा हो उसको हम कहते हैं ब्लॉक कोटेशन। और ब्लॉक कोटेशन को साइड करने का तरीका डिफरेंट होता है। टेक्स्ट की वही लाइंस हैं, ऑथर को वैसे मेंशन किया गया है, पेज नंबर वैसे ही है, बस एक तरीका है कि जब आप कोड मेंशन करो ब्लॉक कोड, तो हमेशा उसका पहले थोड़ा बहुत रेफरेंस दो कि उस कोटेशन के अंदर एक्सप्लेनेशन दो। ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि जैसे इस पेज नंबर के अंदर एंड पे ये वाला बिहेवियर जो है ये शो हो रहा है हमें, ठीक है, दस्तगीर का, तो मैंने ये बिहेवियर उसको अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैंने आगे लगाया कॉलन, और फिर उस कोटेशन को मैंने एज इट इज इंसर्ट कर दिया। बस ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, पीरियड ब्लॉक कोटेशन में पीरियड पहले आता है, और ऑथर और उसके पेज नंबर का जो होता है ना सोर्स, वो बाद में आता है। ठीक है, इंटरसेक्ट ये वाली इंटरसेक्ट साइटेशन जो है ये बाद में आती है, पहले पीरियड आता है। तो ये चीज आपने याद रखें। इसी तरह दूसरा भी है, देखिए, द लॉन्ग कोटेशन इज इंडेंटेड हाफ एन इंच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, सो इट इज लुक लाइक अ ब्लॉक ऑफ अ टेक्स्ट। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिखी लाइन की, और इस एक्सप्लेनेशन को मैंने प्रूफ करने के लिए, सही साबित करने के लिए मैंने ये कोटेशन, जब ब्लॉक कोटेशन ऐड की थी, इसका एक तरीका ये है कि एक्सप्लेनेशन को मैं अपने मार्जिन के साथ, यानी अपने आर्टिकल में जो रिसर्च में कर रही हूँ ना, उसको मैं इस तरह लिखूंगी, लेकिन जो ब्लॉक कोटेशन होगी उसे मैं 0.5 इंडेंट करके लिखूंगी। इंडेंट का मतलब होता है, अगर आप ये टैब का बटन दबाओ ना, टैब का, TAB टैब का, तो आपकी इंडेंटेशन 0.5 हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपका ये जो टेक्स्ट है ना, ये इतना को स्पेस देकर थोड़ा आगे आ जाता है। पहली वाली लाइन देखें, बिल्कुल ही आपके लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, यानी आपके पेज के बिल्कुल साथ मार्जिन से स्टार्ट हो रही है। जबकि आप ये ब्लॉक कोटेशन देखें तो ये मार्जिन से 0.5 से आगे है। ठीक है, इंडेंटेशन 0.5 है ये, और ये पूरी ब्लॉक कोटेशन आ गई है। तो इस पहले हम इस लाइन को करते हैं, फिर इस लाइन को, फिर इस तरह क्या होता है, ये कोटेशन एक ब्लॉक की फॉर्म में देखो बन गई है, ये पूरा एक ब्लॉक बन गया है। ऐसे अगर आप ऐसे गोल करें तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए इसको ब्लॉक कोटेशन कहते हैं, कि ये जब ब्लॉक कोटेशन आप एंटर करते हैं उसका फॉर्मेट ही ये है। जब भी आपने ऐसे 4 या 4 से ज्यादा लाइनें की कोटेशन उठानी है, तो आपने ऐसे ही इंडेंटेशन करनी है, आपने दबाना टैब का बटन, इससे आ जाएगी स्पेस,
स्पेस आ जाएगी तो आपकी पूरी लाइन जो है, जो भी आप कोटेशन उठा रहे हैं वो सारी इस फॉर्म में आ जाएगी। जब आप इस फॉर्म में ले आएंगे तो अगले बंदे को पता चल जाएगा आपने एविडेंस की दिया है, अपने टेक्स्ट का एविडेंस दिया है, ठीक है, आपने जहाँ से मटेरियल डिग आउट किया उसका एविडेंस दिया है ब्लॉक कोटेशन की फॉर्म में। जबकि आपकी नॉर्मल जो एक्सप्लेनेशन होगी इस टेक्स्ट से रिलेटेड वो क्या होगी, इस तरह लाइन होगी पहली लाइन में, ठीक है, और उस पर कोई इंडेंटेशन अप्लाई नहीं होगी, इंडेंटेशन स्पेस, उस पर कोई स्पेस अप्लाई नहीं होगी, वो बिल्कुल आपके लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगी। ये चीज होगी। थर्ड, देर आर नो कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेशंस। जैसे आपने पीछे देखा कोटेशन जब हमने दो लाइनों के लिए तो हमने कोटेशन मार्क्स भी अप्लाई किए थे। अगर आपने ये देखे पीछे आपने कोटेशन मार्क अप्लाई किया ना, ये देखें, मेरा माउस इधर का है, ये देखें, ये कोटेशन का मार्क, ये कोटेशन का मार्क, ये मार्क, ये मार्क। जब आप ब्लॉक कोटेशन यूज करते हैं तब आप ये वाले मार्क्स यूज ही नहीं करते और ना ही करनी है, ठीक है, तो ये अलाउ ही नहीं है ब्लॉक कोटेशन में। अच्छा हाँ, द पीरियड, पीरियड जरूर अलाउ है, जैसे ये देखो डॉट, ये आपने जैसे ही अपनी बात खत्म की कोटेशन में जो चीज मेंशन थी वो खत्म हुई तो आपने फौरन से पीरियड लगाना है, और फौरन से पीरियड लगाने के बाद आपने अपने ऑथर और पेज नंबर लिखना है। जबकि आप अगर कोड का देखें तो कोड में आपने अंदर ही लिखना होता है पीरियड से पहले पहले। तो ये फर्क आपको समझना है जरूरी, और उसको जब आप एमएलए 9th एडिशन के अकॉर्डिंग कोई चीज इस स्टाइल के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी रिसर्च को, ये स्टाइल अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इन चीजों को फॉलो करना जरूरी है। ठीक हो गया, ये सब चीजें, ये यही बात है। अब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं कोटेशंस को। समटाइम्स आप अपनी कोटेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसके कुछ वर्ड्स जो है कोटेशन आपने उठाई उसके वर्ड्स कुछ एक्सट्रैक्ट करके अपने वर्ड्स इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि वो सही तरीके से अंदर ऐड हो सके आपके टेक्स्ट के साथ, एक प्रॉपर लाइन और प्रॉपर सेंसुअल स्ट्रक्चर दे सके, जिसकी सिमेंटिकली जिसका आपको मीनिंग समझ में आ रहा हो, समझे, ठीक है। तो आप ये समटाइम हम यूज करते हैं ना कोटेशन के, फला फला ऐसे अली ने कहा, और फिर हम एक कोटेशन यूज कर लेते हैं अंदर, ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर उसकी सेंस बनानी होती है लाइन की। ऐसे नहीं कि कोटेशन हमने कहीं से भी यूज कर ली और आगे हमने कुछ लिखा ही नहीं तो हम एज इट इज उठा के मार रहे हैं उसके सर पे, तो इससे समझ ही नहीं आएगी कि किस क्यों है किस लिए है, ना एक्सप्लेनेशन की समझ आएगी ना ही उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ में आएगी। तो ये है, जब आपने कोटेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, कोई तब्दीली करनी है, कोई लफ्ज निकालना है वहां से कोटेशन के अंदर से और उसकी जगह कोई नया लफ्ज ऐड करना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हो। उसका स्टाइल ये है, ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ अ कोटेशन, कि कोटेशन के आपने पार्ट्स निकालने हैं या उठाने हैं। इफ यू वुड लाइक टू एक्सक्लूड सम वर्ड्स फ्रॉम अ कोटेशन, रिप्लेस द वर्ड्स यू आर नॉट इंक्लूडिंग विद एन एक्सप्लिसिट। तो फिर क्या होगा, जो वर्ड्स आपने जहां से उठाए हैं ना उन लफ्जों को आप अपने न्यू लफ्ज यानी जो नया वर्ड आपने यूज किया है उसको आप इलिप्सिस के साथ यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, इलिप्सिस के साथ। जैसे देखें, जो लफ्ज मैंने वहां से निकाल ली है ना अपनी कोटेशन में से और जो ऐड किए हैं उनको ये इस तरह आपने एलिप्सिस यूज करके इस तरह एक ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है बकायदा, कि मैंने ये वर्ड, ये इससे पता चल जाएगा आपके रीडर को कि आपने ये कोटेशन से उमीयन करके खुद से जनरेट करके एक वर्ड लिखा है। समझ में आ गई बात, तो ये तरीका। एडिंग वर्ड्स टू अ कोड। अच्छा, पहला तो तरीका, सॉरी मैं ये बताने लगी थी, इलिप्सिस के बाद, इलिप्सिस लगाने के बाद आप अपने वर्ड्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, पहला ये तरीका। कहाँ पे, जो वर्ड्स आपने रिप्लेस किए। सेकंड, एडिंग वर्ड टू अ कोड। अगर आप कुछ ये था अपने वर्ड्स को कट करना, सॉरी यहाँ से मुझे थोड़ी गलती है, मैं नीचे वाला ऐड कर दिया, अपने कोटेशन के अंदर ओमिटिंग करना, किसी चीज को आप इंक्लूड नहीं ना करना चाह रहे, निकालना चाह रहे, तो ओमिटिंग करने का तरीका क्या है, आपने इलिप्सिस लगाए और साथ आपने इस तरह ये तीन डॉट्स जो है पीरियड्स जो है आपने लगा के कह दिया कि फला फला बात थी। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस तरह से दूंगी, जब आप कोई कोटेशन यूज करते हो ना, वो कोटेशन आप खत्म नहीं करना चाहते, वो बड़ी लंबी है, आप उसको मेंशन नहीं करना चाहते मुकम्मल, आप चाहते हो कि उसके वर्ड जो है खत्म हो जाए, मैं बस एक थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं कि भाई मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है, आप पूरी लाइन नहीं लिखना चाहते। तो जब आप पूरी लाइन नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करोगे, इलिप्सिस लगाकर आगे जो है ना ये थ्री पॉजेस लगा दोगे, ये थ्री पीरियड्स लगा दोगे। इससे क्या पता चलेगा, एग्जामिनर कहेगा ओ अच्छा ये तो पूरी लाइन थी लेकिन ये बंदा चूंकि लिखना नहीं चाह रहा था उस लाइन को, तो उसने क्या किया, उन वर्ड्स को नहीं लिखा आगे, बल्कि क्या लगा दी, इलिप्सिस लगा दी और थ्री पीरियड्स लगा दिए, मतलब बात अभी चल रही है और चलती जाएगी, इसका मतलब ये होता है। इसको हम लिटरेचर की फील्ड में जब ड्रामा में ये चीज हम देखते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि ये बंदा अभी भी बोल रहा है और ये बोलता रहेगा, तो ये चीज है। अब वो क्या बोल रहा है ये तो नहीं ना, लेकिन ये इशारा होता है कि हमें पता होता है कि बंदा अभी इसकी बात कंटिन्यू है, तो एक इंडिकेशन है आपके लिए, ठीक है। तो ये अच्छा, जब हमने कोड के अंदर कोई चीज ऐड करनी है
तो हम किस तरह करेंगे, हम एलिप्सिस को लगा के इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो अपने वर्ड्स ऐड करेंगे, जब हमने कोटेशन के अंदर कुछ शामिल करना है जो कि उस कोटेशन का पार्ट नहीं है। यानी मैंने कहा कोटेशन के अंदर अगर दो लाइनें हैं, तो दो लाइनों के अंदर अगर आप कोई अपनी चीज शामिल करना चाहते हो, तो आप जो है ये एलिप्सिस और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालकर वो चीज लिखोगे, और फिर आप अपनी कोटेशन को वैसे एज इट इज लिखना शुरू कर दोगे। समझ में आ गई ये बात? अब अब ये पूरा प्रॉपर स्टाइल है कि एमएल स्टाइल के अकॉर्डिंग हम किस तरह साइट करते हैं कोटेशंस को, ये प्रैक्टिकल वे में किस तरह करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो ठीक है, वरना यही बातें जो मैंने आपको बता दी हैं, और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में करके बताऊंगी, बल्कि लिखा हुआ दिखाऊंगी किस तरह ये जो कोटेशंस हैं, ब्लॉक कोटेशंस इंसर्ट होती है टेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग किसको कहते हैं? तशरीह करने को कहते हैं ना, ठीक है, किसी चीज को समराइज करके लिख देना, दिस इज कॉल्ड योर पैराफ्रेजिंग। लेकिन सेम वर्ड्स में ना लिखना, ठीक है। कोटेशन क्या होते हैं? सेम वर्ड्स, ठीक है, जबकि पैराफ्रेजिंग क्या होती है? सेम वर्ड्स नहीं होते, आइडिया को समराइज करके लिखा जाता है। वो आइडिया दो लाइनों के भी हो सकते हैं, वो आइडिया ब्लॉक कोटेशन जैसा इतने मतलब इतनी 4 to 5 लाइन्स की भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह हम पैराफ्रेज करके जिस चीज को लिखते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग, इंटरप्रिटेशन करना। इसमें क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं? इन्वॉल्व्स रीफ्रेजिंग और रीवर्डिंग समवन एल्स आइडियाज और टेक्स्ट इन ऑन वर्ड्स। कि हम किसी का आइडिया उठाते हैं, किसी पर्सन ने वो चीज मेंशन की थी अपनी किताब में, लेकिन हमने उसको एज इट इज नहीं उठाया, उस चीज को हमने उस आइडिया को पैराफ्रेज करके उठाना है, अपने लफ्जों में उठाकर बयान कर दिया अपने रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब पैराफ्रेजिंग भी जब हम कर रहे हैं, हम किसी के आइडिया को उठाकर उसको अपने अल्फाजों में लिख रहे हैं, तब भी हमने ऑथर का नाम और उसका पेज नंबर मेंशन करना है, तब भी हमने उस आइडिया का रेफरेंस जरूर देना है। इंटेक्स्ट साइटेशन भी करनी है, यानी ये जो ऑथर का नाम और पेज नंबर, ये अंदर की बात है अपने टेक्स्ट के अंदर साइटेशन की, और बाहर भी एक सोर्स जहां से मैंने ये लोकेशन पीडीएफ आर्टिकल उठाया है, इस ऑथर का आइडिया उठाया मैंने, वो भी बाहर के पेज में मेंशन करना है। वो जो बाहर की चीजें है ना, कि बाहर लोकेशन कैसे बतानी है, कि हमने कहाँ कहाँ से उठाएगी, लोकेशन वाला एक अलग से पेज होता है जिसका नाम होता है वर्क साइटेड। ये वर्क साइटेड मैं आपको भी अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में बताऊंगी करके कि किस तरह ये वर्क साइट का पेज जनरेट होता है, और वहां पे बताया जाता है कि ये लोकेशन है, ये लिंक है, ठीक है। ये चीज है, ये पैराफ्रेजिंग करते वक्त भी वही चीजें अप्लाई होती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या होती है? कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडिया इन सिंपल लैंग्वेज। कि आप अगर किसी का कॉम्प्लेक्स आइडिया उठाया आपने, तो आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसको बयान कर सकते हो। मुश्किल कभी कभार ऐसा होता है ना कि मुश्किल अल्फाजों में लिखा होता है, तो हम उसको आसान अल्फाजों में इस्तेमाल करके जो है बनाकर जो है इस्तेमाल कर लेते हैं अपने आइडिया को, ठीक है। इस तरह अवॉइड प्लेजरिज्म, ये चीज क्या करती है? ये चीज से हम हमारा प्लेजरिज्म नहीं आता। जब हम किसी चीज को इंटरप्रेट करके लिखते हैं, तो हम ओरिजिनल उसके वर्डिंग को रिमूव कर देते हैं। जब ओरिजिनल वर्डिंग रिमूव हो गई, तो क्या कॉपी पेस्ट हुआ? नहीं। कॉपी पेस्ट तो कहते हैं सीधा सीधा पकड़ के किसी के अल्फाज उठा देना, ठीक है, तो कॉपी पेस्ट तो इसको कहते हैं। आप जब रिसर्च लिख रहे होते हैं ना, कोशिश किया करें कि कोटिंग के बजाय पैराफ्रेजिंग करें, ठीक है। मैं ये चीज प्रेफर करती हूँ। समटाइम हमें कोटिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे डाटा एनालिसिस का जो चैप्टर है ना, आपको कोटिंग की जरूरत सबसे ज्यादा वहां पड़ेगी, आपको ब्लॉक कोटेशन की जरूरत वहां ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अपनी पूरी रिसर्च के अंदर प्लीज आप पैराफ्रेजिंग इस्तेमाल करें। जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं तो आपको प्लेजरिज्म आता ही नहीं है। और जितने लोगों ने अपनी रिसर्च के हर चैप्टर के अंदर जो है ये कोटिंग की होती है ना, इनका देखिए 19%, 20%, 30%, कभी इससे भी ज्यादा प्लेजरिज्म आ रहा होता है। तो आप इस चीज को अवॉइड करें। आप हर जगह पैराफ्रेजिंग करें, इंटरप्रिटेशन करें, सवाई डाटा एनालिसिस के चैप्टर में, जिसमें आपने अपनी फाइंडिंग्स बतानी होती हैं, जिसमें आपने खुद का प्रूफ देना होता है, खुद के आइडिया को ऑथेंटिक साबित करना होता है। तो इसलिए वहां हमें कोटेशन और ब्लॉक कोटेशन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, और वहां पे हमें पैराफ्रेजिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो ये चीज है। इंटीग्रेट अदर आइडियाज इन योर ओन वर्क, किसी और के जो आइडियाज हैं उनको आप अपने वर्क में अपने आइडिया से जोड़ सकते हैं पैराफ्रेजिंग करके। डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये चीज क्या साबित करती है? कि आपको किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप उस चीज को उठाकर उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। अगर आपको वो नॉलेज ना होता, अंडरस्टैंडिंग ना होती, तो आप कभी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तशरीह इंसान तभी करता है जब तक उसको उस चीज का पता हो, उसका कॉन्टेक्स्ट का पता हो, उसके आइडिया की समझ हो, उसको आइडिया को आपने सही से पढ़ा हो। जैसे मैंने अपना लिटरेचर रिव्यू करते वक्त जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े अपनी रिसर्च से रिलेटेड, तो मैंने क्या पढ़ा? मैंने उनके सारे आइडियाज को पढ़ा। तो जब मुझे पहले पढ़ा तो मुझे समझ आई, तो फिर मैंने उनको इंटरप्रेट करके लिखना शुरू कर दिया अपने अल्फाजों में। जब अगर मुझे समझ ना होती, तो क्या मैं खुद से लिख सकती थी वो चीजें? नहीं। उसके आइडियाज को आसान कर सकती थी? नहीं। इसके लिए हमारा ग्रामेटिक ग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो होता है ना सेंटेंस का, वो भी सही होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, इसके साथ साथ हमें प्रॉपर जो है कंसाइज वे में किस तरह किसी लार्ज मटेरियल को लिखना है, 2-3 लाइंस के अंदर या 4 लाइंस के अंदर, ये भी हमें पता चलता है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन। क्रिएटिविटी का एलिमेंट यहाँ यूज होता है। जो पर्सन क्रिएटिव होता है वो जो है पैराफ्रेजिंग आसानी से कर लेता है। ये चीज है। प्रैक्टिसेस मतलब अप्लाई कैसे करना है जब आप इसको पैराफ्रेजिंग करते हो, तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं इसमें। इसमें क्या सबसे पहली चीज होती है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट थॉरली। जहां से आपने कोई आइडिया लेना है ना, आप उस आइडिया को प्रॉपरली रीड करो, अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो कहता क्या है इस बारे में ये जो बंदा है जिसकी मैं रिसर्च पढ़ रहा हूँ। जब आपको समझ आ गई तो आपने उसी आइडिया को अपने अल्फाजों में लाकर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में लाकर बयान कर देना है। एज इट इज नहीं लाना, बल्कि उस आइडिया को अपने अल्फाजों में लाकर फिर बयान करना। आइडिया सेम रहेगा लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वर्ड्स के अंदर आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। ओरिजिनल ऑथर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे, हम वो वर्ड्स इस्तेमाल अपने इंसर्ट करते वक्त आइडिया को नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इससे इसमें यह हो सकता है कि हम बार बार एक सिनोनिम के नहीं यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ना एक चीज कॉमनली यूज करते हैं, डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब का वर्ड छोड़कर आप एक्सप्लेन यूज कर लें, एक्सप्लिकेट कर लें, एलेबोरेट कर लें, एक्सपाउंड कर लें, इतने लफ्ज हैं। तो आप अपनी रिसर्च के अंदर सिमिलर वर्ड्स को भी ज्यादा यूज ना करें पूरी रिसर्च के अंदर। ठीक है, आप वर्ड्स को चेंज करें, उनके सिनोनिम्स पढ़ें, इस तरह आपकी वोकेबुलरी भी इंक्रीज होगी और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी जो है वो चेंज होता जाएगा। तो ये चीज है। तो आइडिया सेम सेम नहीं लिखना होता, अपने लफ्जों में बयान करना होता है। इसको हम पैराफ्रेजिंग कह के कहते हैं। रिटेन द ओरिजिनल मीनिंग एट द टोन। अब क्या होना चाहिए कि आपके जो वर्ड्स हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, उसमें ओरिजिनल मीनिंग वही होना चाहिए जो आपके जहां से आपने मटेरियल लिया उस ऑथर के टेक्स्ट में था। ये ना हो कि आपने मीनिंग ही चेंज कर दिया हो, नहीं, मीनिंग वही रहना चाहिए जो आपने उस टेक्स्ट से उठाया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो रिसर्च में था, तो मैंने क्या मीनिंग वहां से क्या था मेरा बन रहा था कि भाई ट्रॉमा में जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ ये जो है चीजें होती हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा था। तो मैंने उस ओरिजिनल टेक्स्ट उठाकर जब मैंने ये चीज ऐड की, तो मैंने ये भी बताया कि हाँ जी, जो दस्तगीर था वो सब ये चीजें जो था महसूस कर रहा था, वो सब चीजें उसने देखी हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उस आइडिया को पैराफ्रेज करके बता दिया कि भाई देखो ये मेरा एक करेक्टर भी है, टेक्स्ट भी अंदर इंक्लूड कर दिया, टेक्स्ट को भी अटैच कर दिया उसके साथ कि ये मेरा एक करेक्टर है, देखें ये यही चीजें जो है एक्सप्रेस कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टेक्स्ट की ओरिजिनल टोन को बरकरार रखा है, जैसा वो बता रहा है वैसे ही मैंने बताया, आइडिया सेम टू सेम है, लेकिन क्या है वर्ड्स और सिनोनिम्स डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक हो गया, ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। साइट द सोर्स प्रॉपरली, फिर आपने जहां से वो उठाया है आइडिया, आपने उसको साइट मुकम्मल करना है। पैराफ्रेजिंग करते वक्त भी आपने साइटेशन प्रॉपर करनी है। जैसे हमने बात की थी ना, जब हम कोड उठाते हैं तो कोड लिखने के बाद उस ऑथर का और ऑथर का पेज नंबर जरूर मेंशन करते हैं, फिर उस पे उस जगह का लिंक जरूर लेते हैं जो हमने जहाँ से आर्टिकल उठाया है। और वो लिंक हम हमेशा अपने रिसर्च के लास्ट पेपर जिसको वर्क साइटेड पेज कहते हैं वहां पे ऐड करते हैं, वो वाला लिंक। ठीक है, तो ये चीज है। अब पैराफ्रेजिंग में एमएलए 9th एडिशन के अकॉर्डिंग हम किस तरह पैराफ्रेजिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया कि अगर आपने कहीं से इंफॉर्मेशन लिखी है ली है और आप उसको अपने अल्फाजों में साइड करना चाह रहे हो, ठीक है, साइड द सोर्स बाय एडिंग इन टेक्स्ट साइटेशन एट द एंड ऑफ द पैराफ्रेज पोर्शन, तो आप कैसे कर सकते हो, यानी इंटर टेक्स्ट साइटेशन आप कैसे कर सकते हो। इंटर इन टेक्स्ट साइटेशन, इसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं, टेक्स्ट के अंदर साइटेशन करना, टेक्स्ट के अंदर बताना जो आपने साइट किया मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं से आइडिया लिया है, आइडिया ये था किसी का, मदर इनफेंट अटैचमेंट बिकम अ लीडिंग टॉपिक ऑफ द डेवलपमेंटल रिसर्च फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ द जॉन बॉडीज स्टडीज। अब आपने जब ये आइडिया कहीं से लिया, लेकिन ये आइडिया आपने एज इट इज यूज नहीं किया जैसे उस बंदे ने लिखा था। आपने क्या किया, इसको अपने अल्फाजों में लिखा, आपने अपने अल्फाजों में यहाँ पे मदर लगाया, आपने यहाँ पे बेबी भी लिख, चलो बेबी लिख दिया, फिर आपने कहा अटैच इज एडिक्टेड। ठीक है, इसके बाद बिकेम अ लीडिंग टॉपिक, बिकेम अ पॉपुलर टॉपिक। ठीक है, ये क्या करें, मैं आपको बता रही कि आप अपने लफ्जों में लिख रहे हो और आप मुकम्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मदर इन फैक्ट है, इसको उठा के आप एंड पे ला के इसको कहीं पे बीच में ला के एंड पे कर सकते हो। ये आपकी मर्जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी चेंज होना जरूरी होता है आप जब ये साइटेशन करते हो, वरना प्लेजरिज्म उसमें भी आ जाता है। अच्छा, कहता क्या, मदर इन फ्रेंड अटैचमेंट बिकम अ leading topic of the developmental research following the publication of the John Boblet studies। अब सपोज ये कहीं पे बात लिखी थी, ये बात मेरे लिए कोटेशन हो गई। ठीक है, अब मैंने इस कोटेशन को अपने वर्क में पैराफ्रेज करके लिखना है। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगी, वन ऑफ द लीडिंग टॉपिक
या फिर मैं लफ्ज चेंज करके वन ऑफ द पॉपुलर टॉपिक विच हैज बीन डिस्कसेड इन द साइकोलॉजिकल रिसर्चेस इज दैट ये मदर इन्फेंट अटैचमेंट कह सकते हैं, इज द एडिक्शन ऑफ अ इन्फेंट विद हर मदर। मैं ये करके लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, लेकिन मैंने आइडिया सेम रखा कि तमाम जो है ना साइकोलॉजी जो है वो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च जो है इस वक्त इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है, वो जिस चीज को डिस्कस करें वो क्या है कि इन्फेंट के अटैचमेंट बता रहे हैं मदर से, ये इशू जो कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया। मैंने ये बात अपने लफ्जों में की, और लफ्जों में करने के बाद क्या किया, लफ्जों में करने के बाद मैंने उस ऑथर का नाम लिखा जहां से मैंने आइडिया उठाया, और एट द एंड उसका पेज नंबर, और फिर मैंने क्या किया, पीरियड लगा दिया। ठीक है। अब मेरी एक बात जरा गौर से सुनो, जहां से मैंने रिसर्च पढ़ी, उस रिसर्च के अंदर अगर किसी बंदे ने किसी और की रिसर्च पढ़कर साइटेशन की हुई है, तो मैं उसको भी लिख सकती हूँ इस वे में जैसे इसने लिखा है। इसमें मैं क्या था, मैं कहूंगी ये हमारा, मैंने जहाँ से पढ़ा है ना ये आइडिया, उस बंदे का, उस ऑथर का नाम मैंने ब्रैकेट में लिखा, पेज नंबर 65 पे मैंने लिखा। मैंने कहा इस ऑथर ने ना, ये और हंट ने, इस ऑथर ने जॉन बबलू स्टडीज की है, और जॉन बबलू स्टडीज करके बता रहा है कि इस बंदे को मैंने स्टडी जब किया है तो उसमें उसने ये चीज मेंशन की थी, इस चीज को डोमिनेट रखा अपने रिसर्च में। तो इस बंदे की मेंशन करके उसका आइडिया इसने शेयर किया हुआ था, इसने ऑलरेडी अपने टेक्स्ट के अंदर साइटेशन की हुई थी। अब हमने क्या किया, हमने अपने ऑथर जिस जहां से हमने रिसर्च पढ़ी है, आर्टिकल पढ़ा है, हमने उस ऑथर का नाम भी लिखा, और इस ऑथर ने आगे जिस बंदे का नाम लिखा है हमने उसका भी लिख दिया, क्योंकि उसने उसकी रिसर्च में रिसर्च का आइडिया उठाया था और हमने वही सेम टू सेम आइडिया उठाना था। तो लिहाजा इसलिए हमने इस बंदे को, ऑथर को भी अपना लिया, और साथ साथ उस बंदे को भी, क्योंकि इस बंदे का आइडिया था ये। समझ में आ गई ये बात? तेज कर। दूसरा क्या, इसका दूसरा तरीका जो बताया गया है, वो जैसे कोटिंग में था ना, बिल्कुल वैसे पैराफ्रेजिंग में है। दूसरा तरीका ये है कि जनाब आप हंट साहब को बाहर, यानी जहां से आपने स्टडी किया ये आइडिया, उसके ऑथर को आप पहले लिख देंगे, उसका पेज नंबर आप बाद में लिखकर पीरियड लगा देंगे। बात आपकी सेम ही रहेगी, मीनिंग आपका सेम रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका चेंज हो सकता है। कोटिंग नहीं करनी, एज इट इज आइडिया नहीं लेने। ठीक है ना? देखो एज इट इज अगर आइडिया लो तो फिर आप कोटेशन मार्क लगाते हो, यहाँ पे तो पैराफ्रेज किया हुआ है, खुद से वर्ड्स और खुद से सेंटेंस मेक किया हुआ है, लेकिन आइडिया सेम है। बाकी बात उसने सारी देखो वही की है। कोई भी मुश्किल काम नहीं, मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इस चीज से। पैराफ्रेजिंग में दूसरी चीज आती है लॉन्ग पैराफ्रेजेस। कभी कभार हम थोड़ी थोड़ी दो दो तीन तीन लाइनों की इंटरप्रिटेशन करते हैं, और कभी कभार हमें 5 से 6 पेजों की इंटरप्रिटेशन करनी होती है, और वो हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, 5 से 6 पेजों का एक पैराग्राफ। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरेचर को रिव्यू इस तरह से करते हैं कि वो सारा पढ़ने के बाद, टेक्स्ट को, रिसर्च को, रिसर्च पेपर को सारा पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसका आइडिया 1 या 2 पैराग्राफ में लिख के खत्म कर देते हैं। ठीक है? यानी इतनी बड़ी रिसर्च, अगले की 15-16 पेजेस की रिसर्च, उसने बस एक पैराग्राफ में बता दिया कि भाई इस बंदे ने अपने पूरे इस रिसर्च के अंदर क्या मेंशन किया था। ये मेन बात उसने अपने वर्ड्स में बनाकर, अपने सेंटेंस में बनाकर, अपने आर्टिकल में, अपने रिसर्च में, अपने थीसिस में इंक्लूड कर दी। एक ये तरीका कि आपने लॉन्ग पैराफ्रेजेस की, ठीक है, शॉर्ट पैराफ्रेजेस की। उसके बाद लॉन्ग कि अगर आपने भाई बहुत सारी चीजें उस आर्टिकल के अंदर से उठाई हैं, आपने उसके हर पॉइंट को स्टडी किया है, तो आप क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के अंदर आप वो सारे लॉन्ग पैराग्राफ भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 16 पेजों की समझे आपने रिसर्च पढ़ी है, तो आप 17 पेजों की पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हो इसके अंदर। समझ में आई? तो ये है। लेकिन इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। जो क्रिएटिव माइंड होता है वो क्या करता है, वो जब ज्यादा चीजें पढ़ता है ना, ज्यादा काम, ज्यादा लेंथी चीज पढ़ा, वो उसके मेन पॉइंट्स निकाल लेता है। वो मेन पॉइंट जब निकालता है उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करता है, वो भी तो पैराफ्रेजिंग है, लेकिन वो शॉर्ट पैराफ्रेजिंग। तो आपको क्रिएटिव बनना चाहिए, आप ज्यादा पैराग्राफ प्रोड्यूस ना करें, बल्कि आप थोड़े थोड़े पैराग्राफ में जो है पूरी बात करना सीखें। तो ये चीज है। लॉन्ग पैराफ्रेजिंग से भी मुराद यही चीज है, जब आप कोई सिंगल पैराग्राफ के बजाय सिंगल से ज्यादा सोर्स ऐड करना चाहते हैं। ठीक है? एक पैराग्राफ के अलावा और भी बहुत ज्यादा पैराग्राफ हैं जो आपने वहां से लिए हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि आपने एक बंदे का आप टेक्स्ट रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसका एक पैराग्राफ पसंद आया, आपने वो अपनी रिसर्च के अंदर डाल दिया। आपको दूसरा पैराग्राफ भी उसकी रिसर्च का कहीं से पसंद आ गया, आपने दूसरा पैराग्राफ भी डालना है।
आना तीसरा पैराग्राफ भी आपको उसी बंदे की रिसर्च का आप समझ में आया, अच्छा लगा आपने, वो भी इंसर्ट करना है। डाटा एनालिसिस के चैप्टर में ना सबसे ज्यादा ये चीज हमें काम आती है। तो फिर हम पैराफ्रेज कैसे करेंगे? हम बार बार क्या ऑथर का नाम लिखेंगे, बार बार हम सेम पेज नंबर लिखेंगे? नहीं। जब हम कहीं एक मटेरियल से एक ही बंदे का लिखा हुआ, एक ही बंदे की इंफॉर्मेशन बार बार उसकी उठा रहे हैं, तो हम बार बार ऑथर को क्यों मेंशन करें? बार बार हम सेम पेज क्यों मेंशन करें? कोई जरूरत नहीं करने की। अगर तो आप एक या दो से भी ज्यादा पैराग्राफ एक ही बंदे की रिसर्च से एक ही पेज से उठा रहे हैं, तो फिर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है बार बार उस बंदे का नाम। जैसे आपने सिर्फ एक दफा अपने रिसर्च में मेंशन कर देना एक जगह पर स्मिथ 64 फला, इस बंदे का आइडिया मैंने ऐसे पैराफ्रेज करके जो भी था लिखा, या आपने पैराफ्रेजिंग कर दी। लेकिन अगर आप मुसलसल इसी बंदे की ही बात करें, इसी की रिसर्च आर्टिकल की, और इसी पेज नंबर की बात करें, इसी पेज नंबर से आपने कोई और पैराग्राफ भी उठा लिया, तो आप उसका आथर बार बार नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, पेज नंबर लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रैकेट ने बना के 64 नहीं लिखा, मैंने क्या किया, मैंने कहा स्मिथ साहब जो है वो ये कहते हैं, और ये उनका पेज नंबर है, और फिर इसी तरह मैंने अपने आइडिया को कंटिन्यू रखा, और ये एंड पे जाकर मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया कि भाई 66 पेज नंबर पे ये आइडिया। अब क्या हुआ, अब जरा गौर से सुनिएगा। मैंने पहली लाइन में रेफरेंस दिया कि इस बंदे ने ये बात की है इस पैराग्राफ में, लेकिन जब मैं दूसरा पैराग्राफ शुरू करूंगी तो मुझे इस बंदे का नाम बार बार लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने कहीं में लिया है यहाँ पे आई कंटिन्यू, नहीं लिया ना। इसी तरह अगर उसी बंदे की बात चल रही है, दूसरा पैराग्राफ आप उसी बंदे की बात का ले रहे हो, तो फिर आपको सीधा सीधा लिखना चाहिए ऐसे फलां फलां करके, ठीक है, आप लिखोगे। और हाँ, जब वो पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, अगर तो पेज नंबर चेंज है, जैसे यहाँ पे 64 था, यहाँ पे 66 है, अगर पेज नंबर 64 ही है, तो आपको ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है 64, ठीक है ना। आप उस आइडिया को ऐसे ही रहने दोगे, पीरियड लगाकर कर लोगे। उसके बाद अगर पेज में चेंज है, तो फिर आप क्या करोगे, एंड पे ब्रैकेट में 64 लिख दोगे। समझ में आई ये बात? इस तरह है। मजीद अगर इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप चाह रहे हैं, वो भी आ जाएगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल जब वीडियो बनाऊंगी मैं फिर बताऊंगी, जो इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे है। अच्छा, उसके बाद if your paraphrasing continues to another paragraph, or you conclude paraphrases from the other sources within the same paragraph, repeat in-text citation for each। और अगर आप इन्हीं पैराग्राफ के अंदर किसी ऑथर की कोई कोटेशन, कोई पैराफ्रेजिंग यूज करना चाह रहे हो, तो फिर आप इन पैराग्राफ के अंदर प्रॉपर साइटेशन करोगे, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अगर कोई इन पैराग्राफ के अंदर कोई चीज इंसर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी रिसर्च के अंदर इस बंदे ने ये आइडिया दिया है, ठीक है, और ये आइडिया मेरे टेक्स्ट से रिलेट करता, तो मैं टेक्स्ट का भी तो रेफरेंस दूंगी ना। तो मैं कहूंगी पहले तो मैंने ये बंदा मेंशन किया कि उसका ये आइडिया मैंने यहाँ से उठाया, फिर मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूंगी। एक्सप्लेनेशन में कहूंगी यही चीज मेरी रिसर्च के अंदर ये एक करेक्टर है वो शो कर रहा है। ये बात करने के बाद इस लाइन में यानी यहाँ पे मैंने आगे कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद मैंने ब्लॉक कोटेशन में रेफरेंस एविडेंस दे दिया कि देखो भाई, ब्लॉक कोटेशन के अंदर मैंने ये सारी बात की है कि ये आइडिया मेरे इस टेक्स्ट से मैच कर रहा है। तो ब्लॉक कोटेशन में मैंने उसको रेफरेंस भी देकर लिख दिया, और मैंने फिर ब्लॉक कोटेशन के अंदर उस बंदे का सोर्स भी डाला जहाँ से मैंने साइटेशन की है। ठीक है, जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा हुआ था, अतीक रहीमी का टेक्स्ट मैंने पढ़ा था, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी और उसका पेज नंबर मेंशन किया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? तो इसको भी ये पैराफ्रेजिंग कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही है। मुश्किल कुछ भी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, देखें वही भी है, चीजें वैसे ही चल रही हैं बार बार। बस ये था कि जब आप एक ही बंदे का बार बार मटेरियल यूज करते हैं, तो आपको बार बार ब्रैकेट में उस बंदे के ऑथर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार ऑथर का नाम लिखकर वो तीनों पैराग्राफ मेंशन कर कर एट द एंड पे जाकर आप सिर्फ पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो वो तीनों पैराग्राफ एक ही पेज से हैं, तो आप 66 लिख दोगे पेज नंबर, एक ही पेज नंबर। लेकिन अगर वो पैराग्राफ डिफरेंट डिफरेंट पेजेस से हैं, तो आप उसी बंदे का नाम लिखोगे पहले, उसका आइडिया शेयर करोगे, और फिर जाके पेज नंबर लिख दोगे। फिर आप उस बंदे का नाम जो है, ये ऑथर जो है आपका, ये फिर इसका नाम लिखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, और फिर आप उसका आईडी शेयर करने के बाद उसका पेज नंबर 64 लिख दोगे। अगर फिर आपने कोई ऐड किया, तो फिर आप उस ऑथर का नाम अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर या अकॉर्डिंग टू स्मिथ वगैरह एट द एंड जाके आप पेज नंबर मेंशन कर दोगे। ठीक है, और अगर आपको ये ऑथर का नाम लिखने में मसला आता है, तो आप सिर्फ एक दफा ऑथर का नाम लिखोगे,
उसके बाद आप पैराग्राफ का ऐसे ब्रैकेट डाल दोगे। फिर आप ऑथर का नाम ना लिखना, फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ही टेल्स इन दिस पैराग्राफ, या फिर ही टेल्स इन, ही आल्सो टेल्स वगैरह इस तरह करके, ही आल्सो सेड, ठीक है, ही आल्सो स्टेटेड, ही आल्सो नोटेड दैट, ठीक है। ही लगा दिया मैंने, स्मिथ की जगह एक दफा स्मिथ मेंशन किया था पहले पैराग्राफ में, दूसरी जगह मैंने दूसरे पैराग्राफ में ही लगा दिया। और ही लगाने के बाद जब मेरा आइडिया खत्म हुआ और वो मेरा आइडिया मैंने उसके किसी और पैराग्राफ और पेज नंबर से रहता तो मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया। फिर इस तरह थर्ड पैराग्राफ भी अगर कंटिन्यू है तो मैं फिर थर्ड पैराग्राफ में भी स्मिथ नहीं लिखना चाहती तो मैं क्या करूंगी, मैं ही लिख दूंगी। सिंपल सी बात है। ही आल्सो स्टेटेड दैट, ठीक है, ठीक है, ये मैंने बात करके फिर एंड पे पेज नंबर अगर सेम है तो सेम रहेगा, अगर चेंज है तो फिर लिखना पड़ेगा चेंज, ठीक है, पेज में। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग। करेक्ट पैराफ्रेजिंग और इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग क्या होती है? सबसे पहले उसने एग्जांपल दिया इनकरेक्ट पैराफ्रेजिंग, देखें नोट पहले हम देख लेते हैं नोट में क्या लिखा है भाई। इन दिस इनकरेक्ट एग्जांपल द राइटिंग इज टू सिमिलर टू द ओरिजिनल सोर्स। क्या है कि जहां से मैंने टेक्स्ट उठाया है, मेरा टेक्स्ट, मैंने जहां से आइडिया उठाया है ना, उस जैसे मेरे वर्ड्स हैं, वो जैसा मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लिया है अपनी रिसर्च के अंदर, मैंने इसको पैराफ्रेज नहीं किया, या अगर किया भी है तो सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा ना पैराफ्रेजिंग के अंदर आपका सेंटेंस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। आपके ओरिजिनल ऑथर से जो टेक्स्ट आप उठा रहे हैं ना, उससे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए, अंदर आपके वर्ड्स भी चेंज होने चाहिए, ठीक है, आइडिया बस सेम रहना चाहिए। तो अगर आप ऐसे नहीं करते, अगर आप वर्ड्स उसके सेम रख लेते हो और थोड़ी बहुत अंदर चेंजिंग चेंजिंग कर लेते हो, और थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेते हो, जैसे सिनोनिम्स कर लिए, फ्रिक्वेंटली का सिनोनिम लिख दिया, फिर इसका फिजिकली का सिनोनिम लिख दिया, सेक्सुअली का लिख दिया, लेकिन आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम सेम है, जैसे आपके ऑथर ने ओरिजिनल टेक्स्ट से आपने जो चीज उठाई है वैसे है, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा। फिर वो पैराफ्रेजिंग इनकरेक्ट हो जाएगी और बार बार आपको उस पर प्लेजरिज्म शो होगा, यानी आपने सही सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, उसका मतलब ये होगा, सिर्फ आपने सिनोनिम्स बदल दिए। तो ये चीज है, तो ये चीज डिटेक्ट हो सकती है, आपने इस चीज को प्रिवेंट रखना है रिसर्च में, इससे बचना है। उसके बाद स्टूडेंट ओनली चेंज और रिमूव द फ्यू वर्ड्स एंड हैज नॉट पैराफ्रेज दीज आइडियाज इन अ न्यू वे। गलती क्या थी कि स्टूडेंट ने क्या किया कि पैराफ्रेज नहीं किया आइडिया को नए तरीके से, बल्कि वैसे ही फ्यू वर्ड्स उठा कर ना उसमें से कुछ नए लफ्ज अंदर ऐड कर दिए, जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट ने क्या किया, फ्रिक्वेंटली का सिनोनिम डाल दिया, फिजिकली का डाल दिया, सेक्सुअली का डाल दिया, इसी तरह वो लिखा उसने सेम ही, ठीक है, सिनोनिम्स बस चेंज कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसलिए स्टूडेंट की गलती क्या थी कि उसने आइडिया को पैराफ्रेज नहीं किया, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया नए तरीके से। करेक्ट पैराफ्रेजिंग मैनी होमलेस पीपल, करेक्ट पैराफ्रेजिंग की क्या वो होगी, मैंने किधर गया माउस, ये इसी एग्जांपल ये है कि जब आपने ओरिजिनल आइडिया को सही तरीके से नए तरीके से पैराफ्रेज करना है, आपने सिनोनिम्स भी चेंज करने हैं और सिनोनिम्स के साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मैनी होमलेस पीपल एक्सपीरियंस आइसोलेशन इन पार्ट ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम अब्यूज और निग्लेक्ट ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। तो आप यहाँ इसको शॉर्ट करके इस आइडिया को लिख सकते हो कि बहुत सारे जो इस तरह, सॉरी किधर गया माउस, इसको आप इस तरह शॉर्ट करके लिख सकते हो कि मोस्ट चिल्ड्रन हैज फेस्ड ट्रॉमेटिक, किधर गया, इंसिडेंट्स या फिर ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने ट्रॉमेटिक इंसिडेंट या एक्सीडेंट फेस किए हैं, बिकॉज ऑफ इट दे चूज आइसोलेशन फॉर देमसेल्फ, कि वो अपने लिए आइसोलेशन सिलेक्ट करते हैं, तन्हाई सिलेक्ट कर लेते हैं, वो तन्हा पसंद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं ये चीज ऐसे आइडिया, अब इसका आइडिया क्या था, इसका आइडिया मैनी होमलेस पीपल एक्सपीरियंस आइसोलेशन ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम अब्यूज, ठीक है, जो होमलेस होते हैं उन वो जो है अपने आप को तन्हा क्यों करते हैं, क्योंकि वो अब्यूज और निग्लेक्शन का शिकार होते हैं बचपन से ही। तो मैंने इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने कहा सम ट्रॉमेटिक चिल्ड्रंस हो गए, क्योंकि ट्रॉमा मतलब उनकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ था, ट्रॉमेटिक चिल्ड्रन जो है हैज फेस सो मच ट्रॉमास इन देयर लाइफ एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे चूज आइसोलेशन फॉर देमसेल्फ, ठीक है, फॉर द होल लाइफ, फॉर द एवर। मैंने क्या किया, पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दिया, लेकिन मैंने उसके आइडिया को सेम रखा है। तो ऐसे आपने भी आइडिया सेम रखना है, सेंटेंस और सिनोनिम्स आपने चेंज कर देने हैं। समझ में आई ये बात? समराइजिंग क्या होता है, involves condensing and capturing the main idea or key points of a larger text or a work. When you summarize information, it's really shorter version of the
original source where you relate the overall meaning from the source. Like when paraphrasing, you summarize, still include an in citation at the end of the part you are summarizing. अब समराइजिंग का मतलब तो आपको खुद भी पता है कि आप किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट, अगर आप के आइडिया को पढ़ते हो, लॉन्ग पैराग्राफ्स को पढ़ते हो, तो समराइज का मतलब होता है आप उन्हें उसी आइडिया को शॉर्ट वे में, शॉर्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके लिख देते हो। दिस इज कॉल्ड योर समराइजेशन। कि आपने इतने 16 पेजों की बात को एक पेज के अंदर करके लिख दिया है, और आपने उस एक पेज के अंदर सारे मेन पॉइंट, सारे आइडियाज जो उसकी रिसर्च में इंक्लूड थे आपने डिस्कस किया। दिस इज कॉल्ड योर समराइजिंग। कि आप समराइजिंग करना जानते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है कि आप किस तरह उसकी इतनी ज्यादा बातों को समराइज करके एक पैराग्राफ में लिख देते हो। ठीक है, ये समराइजिंग होती है। अच्छा, ओरिजिनल वर्ड्स, समराइजिंग में भी आप ओरिजिनल वर्ड्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो एक से दो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन समराइजिंग में भी आप कोशिश करें कि पैराफ्रेजिंग ही यूज करें। है ना, हम कहते हैं कि हम किसी चीज को शॉर्टर वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें अगर शॉर्टर वे में भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसको अपने अल्फाजों में प्रेजेंट करें, ना कि आप अपने ऑथर के अल्फाज उठा के करें। ठीक है, हम ऐसी बहुत सारी समरीज पढ़ते हैं उर्दू में स्पेशली। तो हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट होता है ना, हम उसी से रिलेटेड लफ्ज, उसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर कभी कभी उठा कर ना समराइज कर लेते हैं। ठीक है, समराइजिंग में लिख रहे होते हैं, खुलासे में लिख रहे होते हैं। तो हम ऐसा नहीं करें। मैंने आपको कहा मुकम्मल अपनी रिसर्च में पैराफ्रेजिंग करें। जब आप किसी चीज को छोटा करके भी लिखना चाह रहे हैं ना, तो आप उसको पैराफ्रेज करके लिखें। ठीक है, ये आपको फायदा देगी। मजीद ये देखें, वही चीजें हैं, प्रैक्टिस में हम ले आते हैं, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड की पॉइंट्स। समराइजिंग का मकसद ये होता है कि आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, की आइडियाज निकालें। ठीक है, जब आप लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिख रहे होते हैं ना, तब आप किसी और को पढ़ के उसके मेन आइडियाज निकाल रहे होते हैं और उनको समराइज करके छोटा छोटा करके लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में लिख रहे थे। फलां रिसर्चर ने मेरे टॉपिक पे, मेरे टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च की थी, उसने ये चीजें फाइंड की हैं, मैंने उसके मेन आइडिया निकल, ये फाइंडिंग्स की हैं भाई उसने। तो ये कह के मैंने बात खत्म कर दी। फिर मैंने अगला पैराग्राफ लिखा और उसमें नया ऑथर डाला और उसको उस ऑथर के बारे में बताया कि उसने भी मेरे नॉवल पे रिसर्च की और उसने ये चीजें, ये की पॉइंट्स मेन मेन इन चीजों पे रिसर्च की है, ये थ्योरी लगाई है और ये आइडिया है उसके रिसर्च का। इसी तरह क्या होगा, यूज वन ओन वर्ड्स एंड कंसाइज लैंग्वेज। जैसे हम मैंने बताया कि आप डिसर्टेशन रिसर्च में जब आप किसी चीज को समराइज करते हैं ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ पैराफ्रेज करें, अपने अल्फाजों में लिखें उस आइडिया को। उस आइडिया को आपने किसी और ओरिजिनल टेक्स्ट के आइडिया में, जो सॉरी ओरिजिनल टेक्स्ट से आपने नहीं उठाने वर्ड्स, आपने अपने वर्ड से लिखना है। आपने अपने पैराफ्रेजिंग स्टाइल को यूज करना है, ना कि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट के एज इट इज वर्ड्स यूज करने हैं। समझ में आई बात? ओमिट अननेसेसरी डिटेल एंड एग्जांपल। गैर जरूरी डिटेल जो जिसका फायदा ही नहीं है, वो आप इंक्लूड ना करें अपने रिसर्च में, निकाल दें। उन एग्जांपल्स को भी निकाल दें जिसका फायदा नहीं है। साइट द सोर्स प्रॉपरली। अपने सोर्सेज को प्रॉपरली साइट करें, जैसे हम करते आ रहे हैं। समराइजिंग की भी साइटेशन सेम है। जिस तरह आपने कोटिंग और पैराफ्रेजिंग की साइटेशन देखी है ना, साइटेशन की भी, समराइजिंग की भी सेम ही है। देखें, ओरिजिनल पैसेज क्या है, यानी जहां से मैंने टेक्स्ट पढ़ा है, जिस बंदे की मैंने बात पढ़ी है, उसने ये चीज ऐसे लिखी है। ठीक है, ये उस बंदे की ओरिजिनल पैसेज है। मैंने इस पैसेज को, इसके आइडिया को समराइज करके लिखना है। तो मैं ये देखो कह रही हूँ कि इस फला बंदे ने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन परसेप्शन इज स्पेस बाय हाउ शेप्ड बाय हाउ आवर माइंड्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू द पैटर्न। मैंने क्या किया, मैंने इस ओरिजिनल आइडिया को अपनी रिसर्च के अंदर समराइज करके लिख दिया, और मैंने समराइज के साथ पैराफ्रेजिंग की है। मैंने एज इट इज कोटेशन की फॉर्म में उठा के आइडिया नहीं लिखा, मैंने एज इट इज वर्ड उठाकर नहीं लिखे, बल्कि मैंने क्या किया, मैंने पैराफ्रेज कर दिया। मैंने सिनोनिम्स भी चेंज किए, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज किया। मेरा बस ऑथर और पेज नंबर वो मैंने मेंशन वैसे का वैसे कर दिया जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इनटेक्स्ट साइटेशन क्या होती है? इनटेक्स्ट साइटेशन, जैसे हम ऑथर का नाम लिखते हैं, पेज नंबर लिखते हैं ना, हर कोटेशन के बाद जहां से हमने उठाई होती है, अपनी रिसर्च के अंदर हम हमेशा इनटेक्स्ट साइटेशन करते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बात की थी, अगर आप किसी बंदे की डायरेक्ट कोट उठाते हो और आप अगर उस बंदे का नाम और पेज नंबर नहीं लिखते और आप उस बंदे की लोकेशन एंड पे अपनी रिसर्च के नहीं डालते, तो आप प्लेजराइज आपका मटेरियल हो जाएगा, आपकी रिसर्च वीक हो जाएगी। ठीक हो गया, आपका ओरिजिनल मटेरियल नहीं रहेगा, ओरिजिनल रिसर्च ही मिलेगी। इसको कहते हैं इंटर साइटेशन। इंटर साइटेशन के अंदर समटाइम्स हमारे पास ऑथर का नाम भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम
टाइटल का नाम उठा के रख देते हैं। इंटर साइटेशन के ना बड़े असूल हैं कि समटाइम हमारे पास पेज नंबर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ऑथर का नाम लिख देते हैं खाली। और अगर ऑथर भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उस सॉरी, क्या नाम है, जैसे विकीपीडिया, उस विकीपीडिया में जो बंदा ऑथर होगा हम उसका नाम लिख देंगे कि इस विकीपीडिया से मैंने अगर मटेरियल उठाया है तो इसका ऑथर विकीपीडिया का ये है और ये कहता है, मैंने वो मेंशन कर दिया। फिर अगर ऑथर ऑथर में नहीं मेंशन करना चाह रही तो मैं उस पेज का टाइटल मेंशन कर दूंगी। टाइटल से मुराद वो टॉपिक जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, उस टॉपिक के वन और टू अल्फाज में वहां से लेकर मेंशन कर दूंगी। समझ में आई, टाइटल मेंशन कर दूंगी, ये चीज होगी। अच्छा, इंटरसाइटेशन में कहता है कि ऑथर का लास्ट नेम, पेज नंबर आप इस्तेमाल करते हैं। अब अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको इतनी चीजें ऊपर बताती आ रही हूँ ना, ये समझो, ये सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने आपको बताया कि आपने ऑथर और उसका पेज नंबर जरूर मेंशन करना है, लेकिन इंडेक्स साइटेशन के अंदर आपने ऑथर का सेकंड नेम यूज करना है, जो लास्ट नेम होता है ना। जैसे ऑथर से लास्ट नेम हिना मकसूद अहमद फॉर एग्जाम्पल, मेरा पूरा नाम ना मेंशन है हिना मकसूद, तो मैं हिना नहीं यूज करूंगी, मैं क्या करूंगी, मकसूद यूज करूंगी और फिर पेज नंबर लगा दूंगी और एंड पे आइडिया। समझ में आई? ये हर एक जगह पे, जैसे आपने कोटेशन की कोई ऐड किया है ना, तो आप उसी ऑथर का आखिरी वाला नाम का हिस्सा लिखोगे, लास्ट नेम। ये ना हो कि आप पहले वाला हिस्सा लिखो उसके नाम का, नहीं, लास्ट वाला लिखना है और फिर पेज नंबर डालना है। इसी तरह पैराफ्रेजिंग जब आप कर रहे हो तो ऑथर का लास्ट नेम आपने लिखना और फिर पेज नंबर डालना, फिर राउंड लग के क्लोज करनी है। इसी तरह समराइजिंग में भी यही चीज है, ठीक हो गया? ये देखें, अगर आपका एक और एक से ज्यादा ऑथर है, यानी एक से ज्यादा ऑथर का मटेरियल है, इसमें आपको ये चीज होती है, जब आप कोई रिसर्च रीड करके आए होते हो, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है, उस आर्टिकल को लिखने वाले पांच छह बंदे हैं या फिर दो बंदे हैं उस आर्टिकल को लिखने वाले। हम कहते हैं ना ये रिसर्च जो है एक बंदे ने नहीं, दो बंदों ने मिल के की है। तो दोनों बंदों ने किया तो दोनों बंदों का नाम कैसे लिखा जाए, वो भी होता है। जैसे मैंने कोई कोटेशन उठाई और मैंने कहा ये कोटेशन के बारे में दो बंदों ने बात की है, दो बंदों ने ये आर्टिकल लिखा है, तो मैं उनको कैसे मेंशन करूंगी, पहले बंदे का नाम, उसका आखिरी नाम। जैसे हिना मकसूद है तो मैं कहा दूंगी मकसूद। फिर इसी तरह ऑथर, जो दूसरा ऑथर ऐड किया उसका भी आखिरी नाम मकसूद के नाम। फॉर एग्जाम्पल दूसरा नाम जो है मैं कह लेती हूँ शहजाद अहमद, शहजाद अहमद दूसरा नाम। ठीक है, दो बंदों ने रिसर्च किया तो मैं उसका नाम का अहमद लगा दूंगी और फिर वो पेज में मेंशन कर दूंगी, ठीक है, जहां से मैंने मटेरियल लिया है। तो ये चीज है, ये हम पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये तब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा जो बंदा जो है, हम तब मेंशन करते हैं जब हमारा आर्टिकल दो या दो से ज्यादा बंदों ने लिखा हो। जैसे मैंने अपने रिसर्च के अंदर ऐसे भी आर्टिकल्स देखे जो आर्टिकल्स किसी एक बंदे ने पब्लिश नहीं किए थे, जो एक बंदे ने लिखे नहीं थे, जो दो दो लोगों ने लिखे थे, और फिर उसको पब्लिश किया गया था और वो दोनों के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, दोनों का नाम निकल नेसेसरी हो जाता है, उसके अंदर हर बात उन दोनों की ही होगी, कोई एक बंदे ने नहीं की, दोनों की एफर्ट है। तो फिर मुझे दोनों के नाम मेंशन करने होंगे अगर मैं वहां से मटेरियल निकाल रही हूँ। आगे एग्जांपल देख सकते हैं, हो गया नॉन सेल्फी, यानी लास्ट लास्ट नेम लिखकर आगे 20 इस तरह मेंशन करना, जिस तरह ये इसने बताया तरीका। अच्छा, उसके बाद अगर आपके दो या दो से ज्यादा, यानी तीन या तीन से ज्यादा ऑथर आ जाते हैं, यानी आप कोई ऐसी, आपने आर्टिकल पढ़ा है जिसको लिखने वाले दो नहीं, तीन नहीं, तीन से ज्यादा लोग हैं, एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, उसने मिलकर रिसर्च की है, उसने मिलकर ये आर्टिकल लिखा है, तो फिर हम उसको किस तरह अपने उस उनके अगर हमने आइडिया को यूज करना है रिसर्च में तो किस तरह यूज करेंगे? उसी ऑथर का, यानी जो ऑथर होगा ना, जितने भी ऑथर हैं, हम उन सब के क्या करेंगे, एक ऑथर का लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, फिर अगर दूसरे का भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन दो लिखने के बाद हम आगे क्या डाल देंगे, ETALI, ये डाल देंगे। ये जो ETAL है ना, इससे मुराद ये है कि अभी और भी ऑथर्स हैं, ये एक बंदे ने नहीं लिखा, ये तीन से चार बंदों की रिसर्च है। तो यानी मैंने एक बंदे का नाम डाल दिया, एक ऑथर का नाम डाल दिया और आगे क्या लिख दिया, ETAL, और फिर आगे पीरियड लगा दिया। इसका मतलब होगा ये अभी कंटिन्यू है, चल रहे हैं और भी ऑथर हैं, और आगे एंड पे जाके मैंने क्या लिखा, पेज नंबर लिख दिया। पीरियड इसके अंदर आ गया, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करनी है। इसी तरह मैंने उस बंदे का जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है ना, उस बंदे में जो जिसका मैं नाम लिखना चाहती हूँ, उस ऑथर का मैंने लास्ट नेम लिख दिया, आगे क्या लगा दिया, ETAI। समझ में आ गई बात कि अभी और भी इसमें पांच छह बंदे हैं, उनकी रिसर्च है भाई ये। फिर मैंने लगाया पीरियड और पीरियड के बाद पेज नंबर लिख दिया। ये तरीका है।
तो ऐसी रिसर्च जिसमें दो या दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा बंदे हों, तो उनको किस तरह आपने उनका इंटेक्स साइटेशन कैसे करनी है, उनकी कोड उठाने के बाद आपने रेफरेंस कैसे देना है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये इंडेक्स साइटेशन तो हम करते ही आ रहे हैं शुरू से, जैसे इंडेक्स साइटेशन मतलब ये स्मिथ 15 इस तरह करके पीरियड कब लगाना है आपको ये पता होना चाहिए। ऑथर नेम हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट में भी यूज कर सकते हैं, ऑथर नेम बाद में भी यूज हो सकता है, पहले भी यूज हो सकता है। ये चीज आ गई, ये देखें, ऑथर नेम पहले भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दफा ऑथर का नाम यूज कर लिया और आप उसी से रिलेटेड अभी बात कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप उस ऑथर को बार बार नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे, पेज नंबर लिखोगे। ये देखो पेज नंबर उसने लिखा। फिर आप अगर अगर मजीद अगर उसी की बात आपने कंटिन्यू की है, तो आपने फिर ऑथर का नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि क्या किया, पेज नंबर किया जहाँ से आप रीड करें। तो अगर ऑथर सेम है और आपकी जो है रिसर्च पेपर जहाँ से आप रीड करें वो भी सेम है, तो फिर आप इस तरह पेज नंबर बस बताओगे कि डिफरेंट है, बाकी ऑथर को आप एक दफा मेंशन कर लो, वही काफी है। दिस इज कॉल्ड योर इंटेक्स साइटेशन। इसको क्या कहते हैं, इंटेक्स साइटेशन। इस तरह की जो साइटेशंस होती हैं वो समटाइम्स ना इम्बिग्विटी क्रिएट कर देती हैं। तो इसके बजाय आप बजाय क्यों कहना, आप इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने वर्क को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बनाना चाहते हो, तो कोशिश करो ऑथर नेम आपको बार बार भी अगर मेंशन करना पड़ता है ना, तो आप जरूर करो। ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है चीज कि भाई इसको नाउ हाउ है, एमएल स्टाइल यूज करने का तरीकेकार इसको आता है। रूल्स उसने बता दिए हैं किस तरह डालनी है इंटर साइटेशन, किस तरह डालनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने अभी बात की है कोटेशंस के आगे हम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं पैराफ्रेजिंग के साथ लिखते हैं, फिर हम समराइजिंग के साथ लिखते हैं। तो किस तरह लिखना चाहिए, जरा गौर से देखिएगा। एमएल स्टाइल के अकॉर्डिंग, एमएलए स्टाइल के अकॉर्डिंग किधर गया, व्हेन अ सोर्स हैज नो ऑथर, जब किसी सोर्स के पास ऑथर नहीं होता, जैसे मैंने बताया ना विकिपीडिया में हमारे पास ऑथर नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता किस बंदे ने बात किया। यूज द फर्स्ट और टू और थ्री वर्ड्स फ्रॉम द टाइटल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइटल का नाम के तीन लफ्ज लिख सकते हैं, जिस टॉपिक पे आपका वो किसी ऑथर ने बात की है ना, जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक के थ्री वर्ड्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, थ्री वर्ड्स निकाल कर, ताकि ये पता चल जाए कि भाई किस बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, अगर उसका ऑथर ना हो तब, ये ना हो कि ऑथर हो और फिर अभी आप ये हरकत कर रहे हो, नहीं। ऑथर अगर है उस पीडीएफ का जहाँ से आपने पढ़ा है, किसने लिखा है वो, अगर आपके पास ऑथर है तो आप ऑथर लिखेंगे और आगे पेज नंबर। अगर नहीं है तो इन केस आप टाइटल के टू या थ्री वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जो उस आइडिया आइडिया के थ्री टू वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जिसपे वो रिसर्च की गई है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद टाइटल यूज करते वक्त आपने एन ए द इस तरह के जो लफ्ज हैं यूज नहीं करने। देखो मैंने बात की ना, जैसे आप टाइटल यूज कर रहे हो, तो टाइटल के अंदर हमेशा हमने अगर एक चीज देखी है, द आ जाता है, आ आ जाता है, एन आ जाता है, ये चीजें आ जाती है स्टार्ट से, तो ये तीनों चीजें नहीं यूज करनी। आप डायरेक्ट टाइटल के दो तीन लफ्ज उठाएं, द एन और आ को छोड़कर। ठीक है, अगर ऑथर नेम नहीं है तब, ऑथर नेम है तो फिर तो नहीं भाई। और फिर उस टाइटल का क्या करना है, फिर उस टाइटल को आपने इटैलाइज करना है, ताकि वो पता चले कि भाई उसका ऑथर नहीं है, तभी आपने मेंशन किया। अगर हम ये डिफरेंस नहीं डालते तो हमें लगेगा यही ऑथर है इसका। जिस तरह हम कोटेशन में, पैराफ्रेजिंग में, समराइजिंग करते आ रहे हैं और हम उसमें ऑथर ने मेंशन करते हैं, ठीक है, बोल्ड में नहीं करते हम उस ऑथर का नाम, और ना ही इटैलाइज करते हैं। इटैलाइज का मतलब ये टेरा करके लिखना, हम ये चीज नहीं करते पैराफ्रेजिंग करते हो इंटर साइटेशन में। लेकिन जब ऑथर का नेम नहीं है, तो फिर हमने टाइटल अगर मेंशन कर रहे हैं तो हमने बताना है कि भाई हमने टाइटल मेंशन किया, ऑथर उसका है ही नहीं था। तो टाइटल में आपने थ्री वर्ड्स उठाने हैं, ह्यूमन हेल्थ और इफेक्ट्स। इन तीनों को आपने अटैलाइज करना है, अटैलाइज में मतलब टेढ़ा करके लिखना है, और फिर पेज नंबर। इससे पता चल जाएगा आपके रीडर को कि भाई इसका ऑथर नहीं था और इस बंदे ने क्या यूज किया, टाइटल नेम यूज कर लिया है। ठीक हो, कि टाइटल टाइटल पेज का जो टॉपिक है वो यूज कर लिया है। तो ये चीज है, एक तो ये तरीका, इफ द टाइटल इन द वर्क साइटेड लिस्ट। और यही टाइटल, ये तो इंटर साइटेशन होगी ना, कि आपने टेक्स्ट के अंदर किस तरह डाला। जैसे आप कहीं से कोटेशन उठा लेते हैं, कहीं से आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं किसी आइडिया की, समराइजिंग कर रहे हैं, और आपके पास उस बंदे का नाम नहीं है जिसने इस आइडिया आपको दिया है, तो आपने आगे आइडिया मेंशन करने के बाद आपने ये चीज ऐसे लिख दी। ठीक है, लेकिन आपने एंड पे, लास्ट पे पेज के, जिसको मैं बार बार कह रही ना, हमें जहाँ पे लोकेशन दिखानी होती है कि किस लोकेशन से हमने आर्टिकल निकाला है, पीडीएफ का है, विकिपीडिया का है, रिसर्च गेट का है, ठीक है, गूगल स्कॉलर से लिया है, किसी किताब का कोई पेज है,
तो हमें जब ये लोकेशन बतानी होती है तो हम एक एंड पे हम पेज बनाते हैं जिसका नाम होता है वर्क साइटेड। ये है वर्क साइटेड पेज। एंड पे सबसे ज्यादा थीसिस रिसर्चेज आप जो भी करते हैं उसके एंड पे आप ये देखते होंगे कि वर्क साइटेड का एक पेज है, और उसके अंदर सारी HTTP के लिंक होते हैं, WWE के लिंक होते हैं, इसी तरह लिंक्स होते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर वो कहता है वर्क साइटेड पेज के अंदर जब आपने ऐसे टाइटल बताना है ना कि हमारे पास ऑथर नहीं है उस बंदे का, तो आपने किस तरह वर्क साइटेड में लिखना है, एंकर्स 46, इस तरह करके लिखना है। ये क्या है, ये कॉमा, ये कोटेशन मार्क, और फिर पेज नंबर। कोटेशन मार्क हमें बताएंगे कि भाई ये टाइटल है, ऑथर नहीं था तो ये टाइटल यूज हुआ है, और आगे पेज नंबर। ये तरीका होगा वर्क साइटेड पेज पे मेंशन करने का, जिस बंदे का, जिस रिसर्च में आपको ऑथर नहीं मिलता तो उसका वर्क साइटेड पेज पे जाकर ऐसे लिंक के अंदर ऐसे शो करते हैं। ये चीज भी मैं आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाऊंगी क्योंकि मैंने ये चीज की हुई है। बाकी वो सारी चीजें वही हैं कि साइटिंग, सोर्स, कोटिंग, फ्रेजिंग, समराइजिंग, ये सब स्किल्स क्यों जरूरी हैं। ये जब आप कोई रिसर्च करते हो, राइट, कोई कंटेंट लिखते हो, ये इस चीज में ये सब चीजें इस्तेमाल होंगी, और ये लाजमी इस्तेमाल होंगी। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करते तो आपका क्या आ जाएगा, प्लेजरिज्म आ जाएगा। फिर इस तरह जर्नलिज्म एंड मीडिया, जर्नलिज्म और मीडिया के अंदर भी यही चीजें, यही पैटर्न इस्तेमाल होता है जो हमने आज पढ़ा है सब कुछ। फिर अगर आप कोई बिजनेस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हो तब भी हमने ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। फिर एजुकेशन और टीचिंग में भी हम ऐसे ही साइट करते हैं चीजों को जैसे मैंने बताया है। अब साइटिंग सोर्स से मुराद ये है कि आप जिस बंदे की बात कर रहे हो, आपको उसका हवाला दे रहे हो अपनी बात में, आपके आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर जब आप हवाला दे रहे हो, कोई कोटेशन उठा रहे हो, कोई शेर बोल रहे हो किसी बंदे का, तो आप उस शेर के साथ साथ बंदे का नाम भी बोलो। फिर आप उसकी किताब का नाम भी मेंशन करो कहाँ से आपने उठाया, फिर आप उसके पेज नंबर भी मेंशन करो। इससे आपकी बात अथेंटिक होती है, प्रूफ मिल जाता है। एक्सपेरिमेंट, ये एक तरह की एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन होती है जिसमें आप अगले बंदे को कायल कर सकते हो। ठीक है, तो वकालत में तो ये चीज सबसे ज्यादा यूज होती है। इस तरह अगर आप अपनी डेली रूटीन में ये चीज ले आते हो तो आप स्कॉलर बन जाते हो। ठीक है, स्कॉलर आप कहलाते हो। इसके बाद ये चीजें आपको ग्रेट इन्फ्लुएंसर बनाती हैं। जब हम किसी की बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम आपने सुना होगा जो बंदे स्कॉलर होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो क्या करते हैं, वो जब किसी सूरा को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं कि भाई मैंने ये आयत, ये वर्स मैंने ये इस सूरा से निकाली है, सूरह बकरा होगी चले, उसकी लास्ट 2 वर्सेज हैं, वर्सेज मेंशन की, 45 46 का ये वर्सेज हैं, ये मेंशन उसने की, उसने हवाला दिया, और इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं। तो हवाला किसका दिया, या तो अल्लाह पाक का देगा या तो कुरान का देगा। ठीक है ना, दो ही चीजें हैं ना रेफरेंस देने के लिए। तो इस तरह जब वो बात करेंगे क्या हो जाएगी, हम उसकी बात को जब सर्च आउट करेंगे और हमें वैसे की वैसी सेम टू सेम जिसने बात की अगर हमें मिल जाती है, तो हम उस पर बिलीव करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। हम उससे काम लेंगे, उसको सुना करेंगे, उसकी बात को ज्यादा अमल, उस पर अमल ज्यादा करेंगे। तो ये चीज है, अथेंटिसिटी आ जाती है, ओरिजिनलिटी आ जाती है वर्क में। तो ये सब चीजें हैं। बाकी ये स्किल्स हर जगह पे देखें, क्रिएटिविटी प्रमोट करने के लिए, अपने वर्क में ओरिजिनलिटी प्रमोट करने के लिए, ये सब चीजें जरूरी होती हैं जो हमने आज पढ़ा। ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर। आई होप कि आपको इस सब की समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने किस तरह वर्क के अंदर, अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर, थीसिस के अंदर MLA स्टाइल को इंक्लूड करना है। ये सारे जितने भी मैंने आपको साइटिंग करना, कोटिंग करना, पैराफ्रेजिंग करना, समराइजिंग करना जो सिखाया है ना, ये MLA 9th एडिशन के अकॉर्डिंग सिखाया है। मैंने APA स्टाइल को यूज नहीं किया। तो आपने भी इस तरह अपने माइंड में रखना है कि जब आपने रिसर्च के अंदर MLA स्टाइल यूज करना है तो फिर आपने ये सब तरीके इस्तेमाल करने जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, जब आप APA इस्तेमाल करेंगे तो APA के अलग तरीकेकार हैं, उन वो डिफरेंट है। आपकी थोड़े बहुत स्लाइड डिफरेंस आएगा उन, क्योंकि इंटेक्स्ट साइटेशन में ही डिफरेंस आता है कि आपने किस तरह ऑथर को साइट करना है, उसके पेज नंबर को लिखना है या नहीं है, क्या पता पब्लिकेशन डेट भी एंड पे मेंशन करनी पड़ जाए। तो ये चीजें हैं, तो उसका तरीकेकार थोड़ा डिफरेंट चला जाता है। जजाकल्ला, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हम्म।